नमस्ते। मेरा नाम विशाल है और मतलब ગુજરાતીમાં જ બોલું। અહીંયા હાલ એક કોલેજમાં શિક્ષક તરીકે કામ કરું છું અને જીવન વિદ્યામાં 2 વર્ષથી જોડાયેલો છું અને સમાજમાં મતલબ જીવનના મતલબ કોઈ બી પ્રશ્ન હોય કે મતલબ કઈ રીતના માણસો સાથે મતલબ વ્યવહાર કરવો, વ્યવસ્થામાં કઈ રીતના તમારી ભાગીદારી કરવી કે મતલબ કોઈ બી પ્રશ્ન કે કોઈ બી વસ્તુમાં મતલબ બહુ મને હેલ્પફુલ અથવા તો કે આમ સમજમાં મતલબ બહુ વધારો થયો છે। બસ એ જ। सरस। आप विशाल। नमस्ते सभी को। मेरा नाम विशाल, ऐसे कल तो मैंने परिचय दिया ही था मेरा। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, यहाँ भोपाल एरिया में रहता हूँ और करीबन 2020 से मैंने जीवन विद्या का शुरुआत किया था। तो वो हिसाब से हमेशा रोज थोड़ा अध्ययन कर लेते, पठन कर लेते हैं और कर्म अभ्यास करते रहते हैं सब लोगों के साथ मिल के इस तरह से। जी, उपलब्धि तो मतलब उपलब्धि खुद के लिए तो काफी अच्छी उपलब्धि है। मतलब जैसे देखने जाए तो कई सारी चीजें ऐसा है कि अब मेरे को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है, चीजें अपने आप होती जाती है। बस ये सबसे अच्छा वही हो रहा है, जो हम चाहते हैं वो अपने आप होता ही जा रहा है और कहीं पे विरोध जैसा भाव नहीं लग रहा है। तो एक बहुत अच्छा सुकून लग रहा है वो चीजों से। तो जो उम्मीद करते हैं वो चीज अच्छा हो ही जाती है हमेशा, दोनों तरीके से। जो अपनी देख ले तो अपना हम जो अभी जो जीवन जी रहे हैं उसमें भी हम कहीं पे भी पहले विरोध लगता था वो चीजों को, और अब समझने के बाद वो चीजें सारी ठीक हो गई है और वो ऐसा है, कैसे हो सकता है वो भी देखने में, और क्यों हो उस पर भी ध्यान जाता है। तो वो हिसाब से काफी सुकून रहता है। जी, धन्यवाद। तो देखिए, जैसे चीजें समझ में आने लगती है ना, वैसे धीरे धीरे हम देख पाते हैं कि जो भी परिवार में जिन लोगों के साथ हम जी रहे हैं उन लोगों में बहुत सारा बदलाव हो गया, ऐसा तो नहीं है, परंतु हमारे अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, हमारे अंदर घटना के रूप में समझ की जो स्थिति है वो एक ऐसी स्थिति आ गई जिस स्थिति में हम पहले से उससे कुछ ऊपर आ गए। उस स्थिति में कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे हमारा जीना और आसान हो गया। ठीक बात है। उसमें ऐसा हम कह सकते हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है पर पहले से बेहतर हुआ है। तो ये बात हमको एक तरह से पुश करती है या हमको एक तरह से वो मोटिवेट करती है कि अभी तक हम जहां पे थे वहां से हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने के लिए संभावना दिख रही है। जितना और समझेंगे और जिएंगे उतना हम वहां तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमें उत्साह बनता है। सामान्य जीवन में भी हम यही होता है, हम लोग जब कुछ काम करते हैं, कुछ हम पा लेते हैं तो हमको लगता है कि हम और बड़ा काम कर सकते हैं। वैसे ही जब हम इस चीज को समझने जाते हैं, कुछ एक समझ हमारी बनती है, उस समझ के आधार पे हम कुछ जीते हैं, उससे जो उपलब्धियां होती है, उससे अग्रिम उपलब्धि, उससे आगे की उपलब्धि कैसे हो उसके लिए संभावना हमको दिखती है। ठीक बात है। तो अभी तक हमने 1.5 दिन में जो भी समझा उससे हमें क्या उपलब्धि हुई, क्या लग रहा है ना। उपलब्धि इस रूप में भी हो सकती है कि मुझे कुछ चीजें नहीं स्पष्ट थी वो स्पष्ट हुई, आगे के लिए कुछ और दिख सकता है कि नहीं मुझे समझने की स्थिति और लगता है कि समझने की आवश्यकता है। जो भी है आप शेयर कर सकते हैं। तो बताइए, अभी तक की चर्चा में हमने कल से आज तक जो भी चर्चा की उसमें क्या रहा आपके लिए बिंदु, जो आपको लगता है कि ये बिंदु मैंने कभी तक सोचा नहीं था, ये मेरे लिए कुछ नया है या मैंने ऐसे नहीं देखा था। जो भी मुद्दा आपको लगे कोई शेयर करे प्लीज इसमें। उनको इनको करना है तो करने दीजिए बात। हाँ। पीछे माइक है। देखिए, कुछ तो हो रहा है ना, हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसके अंदर से कुछ तो निकल रहा है कि कुछ भी नहीं निकल रहा है। आप जैसे भी जिस भाषा में बोलना चाहो आप बोलो। देखिए, भाषा बाध्यता नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है।
आप बता दीजिए तब तक, आप बताएं तब। मैंने ये समझा है कि अब तक वो जीवन के बारे में तो सोचा ही नहीं था, अब पता चला है कि जीवन कैसे जीना है, धीरे धीरे थोड़ा सा ख्याल आया है। तो अभी तक के 4.5 क्रियाएं थी उसमें हम जी रहे थे, उसमें पूरा जीवन नहीं था हमारा। अभी जो आगे जो क्रिया के बारे में जिए समझेंगे सोचेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल में जीवन क्या है, इससे हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जीवन में फर्क आएगा उससे। बढ़िया। तो ये उम्मीद बनती है कि अभी तक हमने जो समझा था, अभी तक हमारा सारा जीना जो हो रहा है वो जिस क्षेत्र में हो रहा था, कुल मिला के हम यहीं पे जी रहे हैं। इतने में ही हमारा जीवन है, इसके साथ हमने शरीर को लगाया और अभी तक हमने जो भी हमारी उपलब्धि हुई वो यहाँ तक ही है। यहाँ तक कि संबंध को भी हमने पहचाना है। वो किस अर्थ में पहचाना है? संबंध को भी हमने निरंतरता के अर्थ में पहचाना है, या कुछ एक समय तक संबंध है फिर संबंध टूट जाता है? अभी तक तो नहीं पहचाना निरंतरता के अर्थ में। तो कहीं ना कहीं संबंध को भी जो हम पहचाने हैं 4.5 क्रिया में, उसकी भी एक सीमा तक हमको ये वस्तु समझ में आती है कि वो एक सीमा तक ही पहचान हुई। संबंध जो है उसको हम और भी आके देखेंगे कि संबंध किस अर्थ में है, निरंतरता के अर्थ में कैसे है। तो अभी तक हमने जो भी चर्चा की, यहाँ पे ये परिवर्तनशील जो वस्तुएं हैं उनको पहचानना और उनको निर्वाह करना, 4 शब्द हमने लिखे थे, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। ये 4.5 जो क्रियाएं हैं, इसमें जो घटना हो रही है जीवन में वो इतना ही हो रहा है, पहचानना और निर्वाह करना। कुछ चीजें हमने पहचानी, उसका निर्वाह किया, वो चाहे प्रकृति के साथ हो या मानव के साथ हो। मैंने किसी के साथ कोई संबंध पहचाना, उसका निर्वाह किया, कल जाके वो संबंध ठीक नहीं हुआ तो निर्वाह नहीं हुआ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी के साथ अच्छी दोस्ती थी, बढ़िया था, निर्वाह हो रहा था, एक दिन दोस्ती टूट गई। दोस्ती टूट गई मतलब उसके साथ जो संबंध को हमने पहचाना था अब नहीं पहचान रहे। वैसे ही प्रकृति के साथ कभी संबंध को पहचाना, कभी नहीं पहचाना। तो ये जो पहचानना, निर्वाह करना है, ये परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है। ये क्यों बदलता रहता है? क्योंकि ये जो चित्रण है, जो चित्रण बन रहा है, इसको हमने देखा कि 2 तरीके से बन रहा है। एक तो इंद्रिय से जो सूचना आ रही है वहां से बन रहा है, और दूसरा मान्यता से। जैसे ही हम कोई नई मान्यता में आ गए, हमारा पहचानना, निर्वाह करना बदल गया। एक सेट ऑफ कंडीशनिंग हमारे पास थी, उससे हम चल रहे थे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक बच्चा होता है, परिवार में होता है, कोई ऐसा परिवार है जहाँ पे कुछ ऐसी नॉर्म्स माने गए कि सुबह उठना है जल्दी, है ना, ये काम करने हैं। मैं लाइव उदाहरण देता हूँ, हमारे साथी एक हमारे मित्र थे, वो किसान परिवार से थे। उनके घर में बहुत आम बात थी कि सुबह जल्दी उठना है और सब काम करना है खेत का, चाहे आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मायने नहीं रखता। 12वीं के बाद जब वो इंजीनियरिंग में आए, 1 साल के बाद जब उनका शेड्यूल में देखता था तो 8 बजे उठना होता था, रात को 2 बजे तक जगना होता था। उसके बाद जॉब में गए, अभी भी वही शेड्यूल बना हुआ है। परिवार में आज भी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। सामान्य सी घटना है ना, कोई बड़ी घटना नहीं है, सिर्फ दिनचर्या का एक भाग जो है, जो परिवार परंपरा से अलग हो गया। कैसे अलग हो गया? कोई एक सिस्टम में, वातावरण में वो आए, जिसको हम इंजीनियरिंग कल्चर या जो भी कल्चर कहते हैं, वहां पे आम बात है रात को जागना, सुबह लेट उठना आम बात है। तो जो बिहेवियर था, व्यवहार था, आचरण था, वो बदल गया। कैसे? पहले जो मान्यता थी कि सुबह जल्दी उठना ठीक है, एक नई मान्यता आई वहां से, रात को तो सभी लोग देर तक जागते हैं। एक नई मान्यता से पूरा जो पहचानना, निर्वाह करना था, वो बदल गया। हमने शरीर को पहचाना था, शरीर की आवश्यकता को पहचाना था, सुबह जल्दी उठना शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में ठीक है, ऐसा पहचाना था, ऐसी एक मान्यता थी, उसको भी जाना नहीं था, इसीलिए वो बदल गया। यदि जाना होता तो बदलता नहीं। तो जैसे ही कोई नई मान्यता यहाँ पे आ रही है चित्रण में, तुरंत ही हमारा पहचानना, निर्वाह करना बदल जाता है। हमने किसी को दोस्त के रूप में, संबंध के रूप में पहचाना, उसके साथ निर्वाह हो रहा था, जैसे ही कुछ प्रतिकूलता हुई, हमने पहचानना बंद कर दिया।
निर्वाह बंद हो गया। यदि उसका जानना हुआ रहता, वो संबंध को हमने प्रयोजन के अर्थ में पहचाना हुआ रहता, सामने वाला निर्वाह नहीं कर रहा है फिर भी मुझसे निर्वाह होगा, क्योंकि हमने निरंतरता के अर्थ में संबंध को भी नहीं पहचाना, निरंतरता के अर्थ में हमने प्रकृति को भी नहीं पहचाना। इसीलिए परिवर्तनशील जो भी हमारी चीजें है वो 4.5 क्रिया में हो रही है, वो पहचानने निर्वाह करने के आधार पे हो रही है, इसीलिए वो स्थिर नहीं हो पाती, इसीलिए हमारा सुख दुख बना हुआ है। कुल मिला के इतना ही है। अभी आप ही लोग जांचिए कि आपका जीना जो है वो कहाँ पे हो रहा है। हमारे जो भी संबंध है, हमने जो भी प्रकृति के साथ नियम को पहचाना, वो निरंतरता के अर्थ में पहचाना है या हमने उसको परिवर्तनशील जो चीज़ है उसके रूप में पहचाना है। तो जो निरंतरता के अर्थ में पहचानने वाली क्रिया है वहां पे हमने कितना काम किया और यहाँ पे कितना काम किया। जैसे हमने रूप गुण के अर्थ में बहुत सारा काम कर ही लिया है ना। रूप यानी कोई भी वस्तु का आकार होता है, उसका एक आयतन होता है और घनता होती है, उसमें एरिया होता है उसका और एक वॉल्यूम होता है ना। उससे वो पूरा रूप दिखता है। जैसे हम लोग हैं, हमारा कोई एक आकार है, हमारा कोई आयतन है, कोई एरिया को घेर के रखते हैं है ना, और हम में कोई डेंसिटी है, वॉल्यूम है। तो ये तीनों मिला के रूप होता है। ये रूप बदलता है या एक जैसा रहता है? बदलता है। जैसे आइस क्यूब होता है, वो पिघल के पानी हो जाता है ना। तो रूप क्या है? परिवर्तनशील है या स्थायी है? परिवर्तनशील है ना। वैसे ही गुण, गुण क्या वस्तु है? कोई भी इकाई यानी कोई भी यूनिट जो है उसका गुण क्या वस्तु है? 3 प्रकार की जो गुण यानी गति, 3 प्रकार की गतियां दिखती है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में चेयर की बात करूं तो एक तो ये बनती है, एक बनी रहती है और एक जो है मिट जाती है। कुछ भी चीज आप देख लो, शरीर को जो है वो भी एक बनता है। शरीर, कोई भी बच्चे का शरीर बनता है माता के गर्भ में, फिर वो शरीर एक आयु में बना रहता है, फिर वो जो है विरचित होता है। पेड़ जो है वो बीज से एक बार पेड़ बनता है, वो बना रहता है और विरचित हो रहा है। तो ये सारी घटनाएं हैं, उसको ही गुण के रूप में 3 नाम है। सम यानी कि बनना, मध्यस्थ यानी बना रहना, और विषम यानी कि विरचित हो जाना। 3 ही प्रकार की गतियां हमको दिखती है, सम विषम, या 3 प्रकार के गुण हमको दिखते हैं, है ना, कोई भी इकाई में। नहीं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी जो इंग्लिश में गुण बोल रहे हैं ना, यहाँ पे उसको नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे गति के अर्थ में है। कोई भी इकाई जो है उसकी प्रॉपर्टी के रूप में या तो वो बन रही है, या तो बनी हुई है, या उसका विरचना हो रहा है ना, उस रूप में गुण कह रहे हैं। प्रभाव जो है, किसी का भी किसी पे जो प्रभाव है उसको हम गुण कह रहे हैं। ये 3 प्रकार से प्रभाव हो सकता है, सम हो सकता है, मध्यस्थ हो सकता है, या विषम हो सकता है। तो ये जो रूप और गुण है ये दोनों ही परिवर्तनशील है। और जो 4.5 क्रिया में हम लोग कर रहे हैं वो इतना ही कर रहे हैं कि रूप और गुण को हम पहचान रहे हैं। तो रूप गुण की जो पहचान है उसके अर्थ में हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। तो यहां पे जो हो रहा है, हम रूप और गुण को पहचान रहे हैं, है ना, और पहचान के निर्वाह कर रहे हैं। और वो जो भी पहचान के निर्वाह कर रहे हैं वो परिवर्तनशील वस्तुओं को पहचान के हम निर्वाह कर रहे हैं। इसीलिए इससे स्थायी निरंतर सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। कोई ऐसी क्रिया है जो निरंतर वस्तुओं को पहचानती है, जैसे चित्रण क्रिया जो है वो परिवर्तनशील वस्तुओं को पहचानने योग्य है। इसकी योग्यता नहीं है कि जो निरंतर वस्तुओं को पहचान सके। इसके लिए कोई अगली एक क्रिया है जिसको नाम हमने दिया है, या जिसका नाम मध्यस्थ दर्शन में दिया है, हम तो बोल ही रहे हैं उसका नाम। तो जो मध्यस्थ दर्शन में जो नाम दिया है उस क्रिया का, उसका नाम है चिंतन या साक्षात्कार। ये क्रिया है 6ठी क्रिया। हमने 5 क्रिया की बात की इससे पहले,
ये जो छठी क्रिया है चिंतन, उसको अगर हम देखने जाते हैं उसमें क्या हो रहा है, इसमें जो प्रयोजन है यानी जो निरंतर रहने योग्य वस्तुएं हैं उसकी पहचान हो रही है चिंतन में। चिंतन में जो भी निरंतर रहने या होने योग्य वस्तुएं हैं, वास्तविकता है, उसकी पहचान ये चिंतन क्रिया में साक्षात्कार में हो रहा है। ये हो रहा है इसमें। दूसरे अर्थ में उसको अगर मैं कहूं तो जो प्रयोजन है, कोई भी वस्तु का कोई एक प्रयोजन पर्पस होता है, उसकी जो पहचान है वो चिंतन क्रिया में होती है। मानव का प्रयोजन क्या है, मानव का लक्ष्य क्या है, बताइए आप में से जोर से कोई बताइए, मानव का लक्ष्य क्या है? हाँ वो तो है ही, पर 4 लक्ष्य जो हमने कल बात किया है, जोर से कोई बोलेंगे आप में से, पीछे में से, क्या है लक्ष्य है? समाधान, समृद्धि, और फिर आगे माइक ले लीजिए, जोर से बोल लीजिए, क्या है लक्ष्य? समाधान, समृद्धि, अभय અને સહ-અસ્તિત્વ। बहुत सरस, ताड़ी पाड़ो। देखिए जो समझ में आ रहा है उसको व्यक्त होना ये भी एक हिम्मत का काम है ना? तो मूल बात इतनी है कि हमको ये प्रयोजन या मानव लक्ष्य की पहचान होगी क्योंकि ये निरंतर है, ये परिवर्तनशील नहीं है, ये हमेशा यही लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य के हद में अगर हम प्रयोजनों को पहचानते हैं, ये जो पहचान है वो जीवन में जहां पे भी हो रहा है उस क्रिया का नाम है चिंतन या साक्षात्कार। इस क्रिया की जो पहचान और जहां पे ये क्रिया हो रही है जीवन में, उस भाग को हमने नाम दिया चित्त। उसको हमने नाम दिया चित्त, है ना? जैसे आस्वादन क्रिया जहां हो रही है उसको हमने नाम दिया मन, चयन क्रिया जहां हो रही है उसको हमने नाम दिया आशा, विश्लेषण जहां हो रहा है उस भाग को कहा विचार, तुलन जहां हो रहा है उस भाग को कहा वृत्ति, चित्रण जहां हो रहा है उस भाग को कहा इच्छा, चिंतन जहां हो रहा है उस भाग को हमने कहा चित्त। तो चित्त में 2 क्रियाएं हैं, चित्त और चित्त में चिंतन है, और इच्छा के रूप में जो क्रिया है उसको हमने चित्रण कहा। चित्रण के बारे में हमने बात की कि उसमें मूल रूप से चित्रण में चित्र ग्रहण और चित्र निर्माण ये क्रियाएं होती हैं। जो भी 5 इंद्रिय हैं उससे प्राप्त जो भी सूचनाएं हैं वो सारी कहाँ स्मृति में रहेगी? चित्रण में। उसके साथ साथ जो परिवर्तनशील पहचान है, जो भी परिवर्तनशील वस्तु है उसकी पहचान कहाँ हो रही है? चित्रण में। जो निरंतर वस्तुएं हैं, अपरिवर्तनीय हैं, जिसको बदल नहीं सकते, है ना, जो समय और काल में एक जैसी है, उसकी पहचान कहाँ पे हो रही है? चित्त में। जहां पे हो रही है उस क्रिया का नाम है चिंतन। चिंतन का कंटेंट देखेंगे, चिंतन क्रिया में हो क्या रहा है। तो जो निरंतर लक्ष्य है, निरंतर वस्तु है, निरंतर रहने होने योग्य जो वस्तु है, उसकी पहचान जहां पे हो रही है वो है चिंतन। उसमें ये निरंतर जो है व्यक्ति में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, प्रकृति में सह-अस्तित्व। दूसरी भाषा में अगर कहूं तो न्याय धर्म सत्य जो है उसका साक्षात्कार चित्त में होता है। साक्षात्कार होना मतलब न्याय धर्म सत्य दृष्टि जो हमने बात की तुलन में, वो चिंतन में जाके स्पष्ट होती है हमको। जिसको हमने कहा ना कि न्याय धर्म सत्य है, वो पूरा हो गया क्या? वो नहीं पूरा हुआ है। उसकी अधिक स्पष्टता कि न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, वो ये स्पष्ट होने से न्याय धर्म सत्य स्पष्ट होता है यहाँ पे। इसीलिए न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होता है साक्षात्कार क्रिया में। और भी जो वास्तविकताएं हैं, जैसे हमने 2 वास्तविकताएं यहाँ पे की, रूप या गुण, उसकी बात आगे करेंगे जब अभी अस्तित्व की बात करेंगे। तो
तो वैसे ही स्वभाव धर्म है, उसकी पहचान भी यहाँ पे होगी चिंतन में। तो जो निरंतर रहने वाली वस्तुएं हैं, इनकी पहचान जहां पे हो रही उसको हम कह रहे हैं चिंतन। ये छठी क्रिया है। इसमें कोई प्रश्न हो तो बताएं। ये तो वैसे ही हमें हो नहीं रहा। हाँ, तो ये स्थिति गति के रूप में अगर देखेंगे, स्थिति गति के रूप में अगर देखेंगे, उसकी और क्लैरिटी कर देते हैं। ये स्थिति है, सारी क्रिया जो है चिंतन स्थिति क्रिया है, चित्रण उसकी गति क्रिया है। चिंतन में कोई वस्तु की पहचान होती है जो अपरिवर्तनीय है, उसके आधार पे हम परिवर्तनशील चीजों को चित्र ग्रहण और चित्र निर्माण करते हैं। एक उदाहरण देता हूं, जैसे चिंतन में हमको धर्म की या न्याय की स्वीकृति होती है, परिवार में न्याय की स्वीकृति हमको हुई, हमको संबंध की पहचान हुई। जैसे पुत्र पुत्री के साथ, संतान के साथ हमको एक संबंध की पहचान हुई। अब मान लो संतान हमारे कहना नहीं मान रहा है या कुछ भी कर रहा है, हमारा निर्वाह जो संतान का दायित्व हमारे अंदर रहे, जिम्मेदारी है, उसके पूर्वक होगा कि नहीं होगा। तो जब चिंतन में यह स्वीकृति है कि संबंध है, वो निरंतरता के अर्थ में है, तो उसके आधार पर हम जो भी इच्छाएं करेंगे, उनके लिए जो भी योजनाएं बनाएंगे, वो इस अर्थ में बनाएंगे कि उनका निर्वाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं करूं या नहीं करूं, या मुझे करना ही है, उस अर्थ में होगी। क्या लगता है? करना ही है। तो सारे संबंधों की पहचान यदि निरंतरता के अर्थ में होती है, तो उसमें जो भी इच्छाएं चित्रण में हमारी बनेगी, वो यही है, वो हमसे नाराज है, हमसे कुछ ठीक से वो व्यवहार नहीं भी कर रहा, तो भी मेरा व्यवहार जो है वो मेरा दायित्व है और मैं ठीक से करूंगा या करूंगी। तो ये जो होना है वो इसके आधार पे होगा। अभी तक हमने जो भी समस्या की बात की और हम बोल रहे थे कैसे ठीक होगा, वो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये सब कैसे जाएगा, तो अल्टीमेटली तभी जाएगा, काम हम या मोह है या क्रोध है, किसी ना किसी व्यक्ति पे ही आएगा ना। तो वो व्यक्ति के साथ जब तक हमने संबंध की पहचान निरंतरता के अर्थ में नहीं की है, प्रयोजन के अर्थ में संबंधों को नहीं पहचाना है, तब तक उसमें हमारे चित्रण में वो सारी चीजें बनी रहेगी। तो उसको पूरा करने का एक ही विधि है कि संबंध को प्रयोजन के अर्थ में पहचान हो जाए। सारे संबंधों की, मानव के साथ जो संबंध है उसको भी प्रयोजन के अर्थ में पहचाने, जो प्रकृति के साथ संबंध है उसको भी प्रयोजन के अर्थ में पहचाने, निरंतरता के अर्थ में संबंध है, संबंध है ही, मानव का जन्म से संबंध होता ही है ना। कोई भी बच्चा जन्मता है तो हम क्या कहते हैं, आप पापा बन गए, आप मामा बन गए, आप चाचा बन गए, आप ताऊ बन गए, आप दादी बन गए, इतने सारे क्या है, संबंध है ना। तो मानव जन्मता है तब से ही संबंध है, हवा के साथ है, पानी के साथ है, सभी के साथ संबंध है। तो संबंध तो है ही। अभी क्या है संबंध, हम बोलते हैं उससे अभी हमारा कोई संबंध नहीं है, भाषा के रूप में ये भाषा का प्रयोग करते हैं ना, हम दोस्त लोग ही होते हैं, किसी से हमारा नहीं बनता है, अरे उससे मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा होता है क्या कोई संबंध नहीं है? संबंध तो है ही, हमने उसका निर्वाह करना जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि उसको हमने पूर्णता के अर्थ में पहचाना ही नहीं है। हमने उसको इतना ही पहचाना है, हमारी अनुकूलता है, हमारी अनुकूलता के अर्थ में जो संबंध है उसको हम निर्वाह करेंगे, जो भी मेरे अनुकूल नहीं है उसको नहीं करेंगे। माता पिता जब तक मेरे अनुकूल है मैं निर्वाह करूंगा, मेरे अनुकूल नहीं है तो मैं बंद कर दूंगा। संतान मेरे अनुकूल है तब तक हम निर्वाह करेंगे, नहीं है तो हम बंद कर देंगे। जबकि संबंध तो जो है वो निरंतरता के अर्थ में, प्रकृति के साथ जितना संबंध हमने पहचाना उसको हम निर्वाह कर रहे हैं, जो नहीं पहचाना वहां नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पहचान है, प्रयोजनों की पहचान, ये ठीक नहीं होने से हमारी इच्छाएं भी वैसी होती है। यदि ये ठीक होती है, यदि यहाँ पे निरंतरता को पहचान पाते हैं, यहाँ प्रयोजनों को हम स्थिर कर पाते हैं, उसके आधार पे जो भी इच्छाएं बनेगी वो फिर न्याय धर्म सत्य के आधार पे होगी। वहां पे ये जो दृष्टि है ना, प्रिय हित लाभ, वो न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित होगी। क्यों नियंत्रित होगी? क्योंकि न्याय धर्म सत्य की जो निरंतरता है उसको चिंतन में
स्थापित हो गया, उसका साक्षात्कार हो गया है। इस अर्थ में जो भी तुलन में दृष्टि होगी वो न्याय धर्म सत्य दृष्टि से नियंत्रित प्रिय हित लाभ होगी। ये परिवर्तन होगा यदि ये होता है तो। ये छठी क्रिया है। आगे और एक क्रिया देखते हैं। बोध। और ये क्रिया जहां पे हो रही है उसको हम कह रहे हैं बुद्धि, जहां पे ये क्रिया हो रही है। तो क्या ऐसा बोलेंगे कि जब हम 4.5 क्रिया में जी रहे हैं तब बिना स्थिति के गति हो रही है? ऐसा गति तो हो ही रही है, मतलब स्थिति तो नहीं थी ना तब, मतलब स्थिति जो है उसका जो इनपुट है चित्रण का, वो हमने बात की थी 2 जगह से इनपुट आ रहा है। एक मान्यता से आ रहा है और एक आ रहा है इंद्रियों से। तो हमने कुछ मान रखा है, जैसे हमको पहले से बोला बड़ों का सम्मान करना है ना, ये मान के रखा है। जब तक हमने मान के रखा है ये मान्यता है तब तक हम करते हैं। जैसे ही एक और मान्यता आती है हम सम्मान करना छोड़ देते हैं। जैसे बचपन में सिखाते हैं बड़ों के पैर छूना है, एक समय के बाद छूट जाता है, कोई नहीं करता, हम क्यों करें? कोई नहीं करता, हम क्यों करें? एक नई मान्यता ही तो हमने छोड़ दिया। तो जो भी हमारा जो अभी तक भी हो रहा है वो सारा कहीं ना कहीं चित्रण में कोई एक मान्यता बैठी है। यदि वो स्थिर है तो वो रहेगा। यदि हमने स्थिर चीजों को यहाँ पे पहचाना है तो उसकी गति जो है उस अर्थ में होगी। तो जांचने का एक ही तरीका है, जो भी हमने अभी तक माना है वो अभी तक हमें बना हुआ है कि नहीं हम बना हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं वो स्थिरता के अर्थ में, अभी हम आगे और देखेंगे कि स्थिरता क्या है। तो इस अर्थ में हमने माना हुआ है संबंध को, या संबंध की जब बात करेंगे उस अर्थ में संबंध को पहचाना है, या हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में पहचाना है, या कोई मान्यता वश हमने संबंध को माना है। जैसे पति पत्नी की बात करें, यदि आज डिवोर्स हो रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें होता क्या है कि एक संबंध को हमने कुछ समय तक स्वीकारा था, फिर नहीं स्वीकारा। तो ये जो मानना है वो कहीं ना कहीं से ड्रिवन हो रहा है, वो कहीं से आ रही है मान्यता। जब तक हमारे मान्यता में वो था अनुकूलता में तब तक किया, दूसरी मान्यता आ गई, हमने उसको छोड़ दिया। तो उसको स्थिर करना, उस स्थिति को स्थिर करना, यदि चिंतन में वो बात आती है और चिंतन में वही बात आएगी जो परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनीय है। इसलिए यहाँ पे जो संबंध की पहचान होती है वो निरंतरता के अर्थ में होती है, पूर्णता के अर्थ में होती है। इसलिए अभी जो गति है, अगर जीवन में देखोगे तो अभी 4.5 क्रिया में जो है चिंतन जो है उसका कोई रोल नहीं है, उसको हम करें एक्टिव नहीं उस रूप में। हाँ, न्याय धर्म सत्य का जो भी हमें हो रहा है, यदि हम उसको और आगे अध्ययन पूर्वक समझते हैं तब जाके चिंतन में कुछ चीजें जाएगी, है ना। तो वो एक प्रक्रिया है। आगे हम देख रहे हैं बोध। बोध का जो अर्थ है, इसका अर्थ है बोध, या फिर उसको कहेंगे अवधारणा। एक और शब्द है बोध या अवधारणा। जो बुद्धि में हो रहा है ना, ये 7वीं क्रिया है। इसको अगर हम देखेंगे तो इसका एक अर्थ है जानना और जानने के आधार पे मानना। जानना और जानने के आधार पे मानना। मानने का क्या अर्थ है? हमने जानने के आधार पे माना है, ये मान्यता वाला मानना नहीं। कुछ चीजों के हमने जान लिया यानी कि उसकी निरंतरता हमको समझ में आ गई। जानने का कैसा हमने देखा था कि जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, जिसको हम समझ सकते हैं, जी सकते हैं, उस अर्थ में हमने जान लिया। हाँ, मतलब जो निरंतरता के अर्थ में है उसको हमने जान लिया। उसके अर्थ पे जो मानना है वो जहां पे हो रहा है उसको हम कह रहे हैं बोध। अभी साक्षात्कार से ऊपर एक वस्तु है जो हमें बोध हो गया, जिसको हम कह रहे हैं मान लिया हमने। माना पर जानने के आधार पे माना, सिर्फ मान्यता के आधार पर नहीं है। वही मानना जो है उसको गति के रूप में जब हम देखते हैं, वो जो मानना हुआ उसको जीना जो है, उसके लिए जब हम सोचते हैं, है ना, उसको हम कह रहे हैं संकल्प। उसकी जो निष्ठा बनती है, उसकी दृढ़ता जो हमें बनती है, उसको कह रहे हैं संकल्प। गति में हम ऐसे जिएंगे, इसको हम कह रहे हैं संकल्प। और वो जो संकल्प जहां पे हो रहा है उसको हमने नाम दिया, जैसे आशा है, विचार है, इच्छा है,
वैसे एक शक्ति है, उसको हमने नाम दिया ऋतुम्भरा। ये नाम है उसका। और ये सारी शक्ति जो है वो कैसी शक्ति है? अक्षय। इसका नाश नहीं होता। ये कितना भी हम प्रयोग करें बना ही रहता है। कितना भी आशा करें खत्म होता है क्या? कितना भी विचार करें खत्म होता है क्या? कितनी भी इच्छा कर ले इच्छाएं खत्म होती है क्या? तो ये सब अक्षय है। वैसे ही ये जो बल है, मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, ये सब अक्षय बल है, क्योंकि जीवन अक्षय है। और ये जो क्रिया है ये स्थिति और गति के रूप में है, संयुक्त स्थिति गति के संयुक्त रूप में क्रिया हो रही है ना। चयन आस्वादन हो रहा है, तुलन विश्लेषण हो रहा है, चिंतन चित्रण हो रहा है, बोध संकल्प हो रहा है। तो जो साक्षात्कार हुआ न्याय धर्म सत्य का, वही साक्षात्कार अधिक स्पष्ट होकर स्वीकृत हुआ। कहां पे हुआ? बोध में। जो निरंतर वस्तुएं हैं उसको, प्रयोजन को हमने पहचाना चिंतन में, उसी की स्वीकृति जो है, उसकी जो अवधारणा है, यानी कि उसकी निरंतरता जो है, वो स्वीकृति कहाँ पे हुई हमको? इसको हम कह रहे हैं ना स्वीकृति बराबर सुख। तो ये जो निरंतरता सारी हमने चारों बात की, इसकी स्वीकृति कहाँ पे होगी? तो बोध में हो रही। ये बोध क्रिया के रूप में हो रही है, और जहां हो रही है उसको हम कह रहे हैं बुद्धि। उसी के अनुसार जीने की जो हमें दृढ़ता होती है, निष्ठा बनती है, हम ऐसे ही जिएंगे। कैसे होगा पूछ रहे थे ना। यदि ये हमें हो जाता है हम ऐसे ही जिएंगे, पहले स्पष्ट हो गया न्याय धर्म सत्य क्या है। उसके आधार पे हमें वो स्वीकृत हुआ कि जीना है तो ऐसे ही जीना है। वो स्वीकृति जो हुई उसके अनुसार जीने का दृढ़ता या निष्ठा हुआ, एक भाषा में कहे तो संकल्प हुआ। हाँ, समझ के आधार पे ही जीना, समझ बनी और उसी आधार में स्वीकृत हुआ जीना, उसको हम कह रहे हैं संकल्प। जहां पे हो रहा है उसका नाम है ऋतुम्भरा। अभी ये जो जानना और मानना है, जो जानना है और मानना है ना, ये 9वीं क्रिया है। ये जानना मानना जो है, अस्तित्व जैसा है, संबंध जैसे हैं, उसको जानना और मानना, और उनका तृप्ति बिंदु हो जाना, यानी कि अब सेटिस्फैक्शन पॉइंट आ गया, सभी कुछ जान लिया, सभी कुछ मान लिया। इसका जो तृप्ति बिंदु है, इस क्रिया का नाम है अनुभव। और अनुभव क्रिया जो है वो जहां हो रहा है, उस जगह का नाम है, जहां पे जीवन में ये हो रहा है, उसका नाम है आत्मा। अभी यहां से अपरिवर्तन नहीं है, अब कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पे जानने मानने का तृप्ति बिंदु आ गया। जान लिया, मान लिया, तृप्ति बिंदु आ गया। अब ये मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में जो हो जाए उसका संकल्प भी हुआ है, उसको अगर हम कहेंगे ये सब में जगह में प्रमाणित हो गया, सभी जगह में, मेरे व्यवहार में भी, संबंध में प्रमाणित हो गया, प्रकृति के साथ जो मैं कार्य करता हूं उसमें भी प्रमाणित हो गया, क्योंकि मैंने जो समझ वाला काम था वो यहाँ पे पूरा हो गया। जो भी जानना था, मानना का, जानने का, मानने का तृप्ति बिंदु आ गया। इस अर्थ में फिर जो क्रिया होती है उसको हम कह रहे हैं प्रामाणिकता, और जहां पे वो हो रही है उस जगह का नाम है प्रमाण। कुल मिला के जीवन में इतनी ही क्रिया है। 4.5 क्रिया से बाकी की 5.5 क्रिया जिसको हम कह रहे हैं, ये निरंतरता के अर्थ में जो क्रिया है, यदि ये हमें क्रियाशील होती है तो हमारी 4.5 क्रिया इनके आधार पे चलेगी। अभी हमारी 4.5 क्रिया जो चल रही है वो किसी मान्यतावश, किसी दबाववश वो चल रही है। जैसे चल रही है वैसे हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसकी निरंतरता सुख की इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे जो भी परिवर्तनशील चीजें हैं उसको हमने पहचाना है, उसके अर्थ में हमने निर्वाह किया है। हमारा जानना मानना जो है, हमारा जानना और मानना जो है वो बचा हुआ है। वो कब हो पाएगा? जब ये बाकी की जो क्रियाएं हैं ये पूरी होने से जानना मानना पूरा हुआ,
और जीवन में ये चारों चीज है, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये चारों के संयुक्त रूप में जीवन में क्रिया हो रही। यदि ये हो पाता है, इसके आधार पे फिर हम शरीर को जो भी जिस अर्थ में चलाना है उस अर्थ में हम चला पाते हैं। उससे पहले बहुत सारी चीजें शरीर से भी आती है, मन पे दबाव आता है ना, तो हम शरीर का दबाव जो है वो मन पे आने से, क्योंकि शरीर जो है बेसिकली ये जीवन है और ये शरीर है, शरीर का सीधा इंटरेक्शन जो है वो मन से। जैसे आप देखते होंगे कि कोई एक वस्तु है, जैसे ये 3 चेयर है, तो इसका जो प्रभाव है वो इसी पे आएगा, डायरेक्ट उस पे नहीं आ सकता, इनडायरेक्ट आएगा, है ना, जुड़ी हुई है। तो वैसे ही शरीर का जो प्रभाव है वो मन पे आ रहा है, मन का प्रभाव शरीर पे आ रहा है। अभी हमारा जो जीना हो रहा है वो शरीर, मन, वृत्ति और चित्रण, यहां तक सीमित है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो 10 क्रियाएं हैं, इसमें जीना, इसी के कह रहे हैं जागृति। ये जो अजागृत और भ्रमित हम कह रहे हैं, ये 10 क्रियाएं एक्टिव हो जाना, 10 क्रियाओं में जी पाना, इसको ही हम कह रहे हैं जागृति, जिसको हमने पहले दिन ही बात किया था। 3 प्रकार के आस्वादन की बात की थी, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। लक्ष्य मूलक आस्वादन में एक शब्द लिखा था जागृति, यह है जागृति। तो अभी भी जीना नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसकी पहचान नहीं है, इसके स्पष्टता नहीं है। इसकी स्पष्टता नहीं होने से, निरंतर रहने वाली चीजों की पहचान होने से, हम में स्पष्टता बढ़ने से, आगे की क्रियाएं में जिस तरह से हमारा परिमार्जन परिवर्तन होता है, जीवन में परिमार्जन परिवर्तन होने से हमारी 4.5 क्रियाएं जो है वो 10 क्रियाओं में तालमेल पूर्वक हम चल पाते हैं और जीवन जो है वो तृप्ति को पा सकता है। इसी को हम कह रहे हैं कि समाधानित हो गए, जीवन ज्ञान पूरा हुआ। आप सभी को बधाई, आप सबको जीवन ज्ञान हो गया। सूचना के रूप में इतना ही है, इसको और गहन अध्ययन करते हैं तो धीरे धीरे स्पष्टताएं बनती है। कैसा लगा? इतना ही है जीवन, इसको हम समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, यही है जीवन। उसको बोर्ड पे भी समझा सकते हैं, जीवन को बातचीत भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इतना सरल है जीवन। उसको जी भी सकते हैं, समझ में आ गया तो जिएंगे ही। जीवन संघर्ष है, अरे जीवन तो 10 क्रिया में आ जाता है, संघर्ष कहाँ है? समझ में ना आना संघर्ष है। क्योंकि हमने निरंतर वस्तुओं की पहचान नहीं की है, इसलिए हमारा निर्वाह जो हो रहा है, पहचानना निर्वाह करना, वो इतने में हो रहा है। हमारा जानना मानना जो है वो पूरा नहीं हुआ। जानना मानना कैसे पूरा होगा? शिक्षा पूर्वक, अध्ययन पूर्वक वो पूरा हो सकता है। अध्ययन विधि से ये संभव है। जैसे हमने आज तक इसके बारे में भी नहीं सोचा था, आज हमको पता चला ऐसा भी हमारे अंदर होता है, घटनाएं होती है, ऐसी क्रियाएं कुछ हैं, और हमारा देखने का नजरिया जो है बदल गया। ये प्रकार की दृष्टियां होती है 6 प्रकार की, ये तो हम में थी ही, तो हमने उसको समझा और हमारा ध्यान चला गया, और समझेंगे। वैसे ही इस पे ध्यान जाएगा। इसको जानने मानने का हमारा जिज्ञासा जैसे जैसे बढ़ेगा, हम उसको जानेंगे, मानेंगे, और जैसे ही हम उसको जानते मानते हम वैसा जीना शुरू करेंगे। इतना ही कार्यक्रम है। तो जीवन ज्ञान पे जो भी सवाल है आप कर सकते हैं। मेरी ओर से मुझे जो जीवन ज्ञान में मुझे लगा, मैंने उतना रखने का प्रयास किया इसमें। और कुछ हो तो आप बताइए, प्रश्न हो तो बताइए। जी, माइक दे दीजिए, कोई है। तो सर, जब मेरी जीवन क्रियाएं ये 5.5 वाले कैटेगरी में चली जाएगी, उसमें विश्लेषण और विचार से मुक्ति मिल जाएगी।
दो बार मैंने बोला कि 10 क्रियाएं एक्टिव होना, 10 क्रियाएं। जब 10 क्रिया कह रहे हैं तो 5.5 के साथ 4.5 है ही, अभी भी 4.5 चल रही हैं। इसमें कोई ऐसी एक क्रिया नहीं है जो बंद है ना। अभी भी इस क्रिया की पहचान हम में नहीं है, ये क्रियाएं जीवन में हो रही है, पर इसको हम कह रहे हैं कि बुद्धि में जो बोध है ना, उसको पूर्ण कब मानेंगे कि बोध पूर्ण हुआ, या जिसको बोल रहे चिंतन पूर्ण हुआ, तो उसकी जीवन क्रियाओं की एक स्थिति है ना। उसको और अगर ठीक से मैं लिखने जाऊं, इसके रूप में जो ये हो रहा है, हमारी गति कैसे होती है, हम कैसे पहचानते हैं? तो सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं कि जो मन और वृत्ति है, जैसे मैंने कहा शरीर और मन में जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, शरीर से कुछ दबाव आया, हमको मीठा खाना है, मन ने वो कर लिया, मनमानी हो गई। मन से कुछ इच्छा हुई, उसने शरीर से करा ली। वैसे ही मन और वृत्ति के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे आपने कुछ विचार किया है ना, और मन में वो नहीं हुआ तो आपको पीड़ा हुई। तो मन जो है वो अभी भी शरीर के तरफ भी जा सकता है और वृत्ति के तरफ भी जा सकता है, 2 चॉइस है उसके पास। मतलब वो किसकी मानेगा? यदि मन जो है सिर्फ वृत्ति की मानेगा, ऐसी स्थिति में हम कह रहे हैं भास, यानी कि अभी हम चीजें हमको भास में आ रही है, यानी उसका थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स हमको मिल रहा है, स्पष्ट हो रही। वैसे ही वृत्ति जब चित्त में, एक शब्द है प्रत्यावर्तन, उसके प्रति आवर्तित होती है। मतलब मन वृत्ति जो हो चित्त के अनुसार होने लगता है। चित्त मतलब क्या? ये जो निरंतर जो पहचान है उसके आधार पे ही वृत्ति चलेगी, उसको हम कह रहे हैं आभास। इन दोनों के मध्य में यहाँ पे जो हो रहा है, यानी कि भास से और ज्यादा कुछ स्पष्ट हुआ। अभी मैं यही भाषा प्रयोग कर सकता हूं। इसको हम कह रहे हैं, एक शब्द है प्रतीति, जहां पे चीजें और स्पष्ट हुई पहले से, और यहां पे हम कह रहे हैं अनुभूति। तो ये क्रमशः होने वाली चीज है। अनुभव का यही अर्थ है, अनुक्रम से प्राप्त। अनुक्रम मतलब जो क्रम से आया है, ऐसा नहीं कि आपके साथ सीधा आ जाएगा, एक दिन बैठे हो एकदम हो गया, अनुभव हो गया। वो आएगा मन से, वृत्ति से, चित्त से, बुद्धि से, यहां से गुजर के ही जाना है उसको, एक एक स्टेप्स। तो ये जो सारी सूचना अभी आपने सुना, ये आपने कान से सुना। अगर यहाँ की बात करूं तो आप कान से सुन रहे हैं, आपके कान से जा रहा है, शरीर से आप सुन रहे हैं, वो आपके मन में गया, आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा स्वाद आया, ये बात ठीक है। कौन सा स्वाद आया? रुचि मूलक तो आया नहीं, कहीं ना कहीं मूल्य हिट हुआ है, कहीं कहीं ना मूल्य आपको लगा है कि हाँ ये ठीक है, या लक्ष्य की आपको ग्लिम्स मिल गई। वो जो आस्वादन हुआ, इसलिए आपने चुना कि नहीं अब मेरे को सुनना है, नहीं तो आप कान बंद करके बैठ जाते, बोलने दो जो बोलना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी कल्पना में हूं। इसीलिए आपने चयन किया कि इसको सुनना है। आपके अंदर विश्लेषण चला, कितना समय लगाना पड़ेगा, है ना, कैसे कैसे ये समझ में आएगा, कैसे हमारे प्रॉब्लम्स ठीक होंगे, वो विश्लेषण चलने लगा। अब तौलने लगे उसको, मेरे को प्रिय लग रहा है, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इससे मेरा वजन बढ़ रहा है, नहीं भी नहीं, वो भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा, पैसे वैसे भी कुछ नहीं मिल रहे, पर कहीं ना कहीं न्याय धर्म सत्य में ग्लिम्स मिलने लगे, इससे मेरे संबंध ठीक हो सकते हैं, इससे मैं व्यवस्था को और ठीक से समझ सकता हूँ, इससे मैं सत्य जो है वहां तक पहुंच सकता हूँ। ये होने से फिर आपके चित्रण बने कि हाँ ये ऐसा होगा, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा होगा। तो ये घटनाएं आप में होने लगी। धीरे 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 यही घटनाओं में जब आपको लगता है कि इसको निरंतर वस्तुओं को पहचानने की मेरी आवश्यकता है, आपका ध्यान चला जाता है और निरंतर वस्तुओं का जो न्याय धर्म सत्य है उसको स्पष्टता होते ही साक्षात्कार होता है। आगे के रूप में वही आपके बोध में, यानी कि आपकी बुद्धि में जाके वो मानना जो है वो स्थिर हो जाता है कि ऐसा ही है, ये पेन है, ये ऐसा ही है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम नहीं है, ये पेंसिल नहीं है, ये पेन ही है। इतना स्पष्ट हो गया, आप पहचान सकते हो। ये स्थिरता हुई, इसके आधार पे ऐसा जीना है, ऐसा संकल्प हुआ, ऐसी दृढ़ता हुई, ऐसी निष्ठा हुई, इस अर्थ में मुझे जीना है। ये निष्ठा होने से जो आपका तृप्ति बिंदु था कि संसार में जितना भी मुझको को जानना था, मैंने अपने को आपको जान लिया, मानव में जो है मैं जीवन को समझ लिया, उसके साथ साथ अस्तित्व जैसा है उसकी समझ हो गई, और मुझे कैसे जीना है मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक ये समझ में हो गया। वो जो तृप्ति बिंदु समझ का आ गया कि अब मैं समझदारी मेरी पूरी हुई, उसको हम कह रहे हैं अनुभव हुआ। और फिर उसके आधार पे जो मेरा प्रमाण है, मेरा जीना है, वो प्रामाणिक जीना हुआ, प्रामाणिकता पूर्वक।
मेरा व्यवहार जो है उसमें कोई कमियां नहीं है, कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं है, मेरा कार्य जो है उसमें कोई गलती अपराध नहीं है। इसको हम कह रहे हैं समझदार मानव, जो 10 क्रिया में जीता है। तो कितनी सारी चीजों का बोध करना पड़ेगा। छोटी सी चीजें हैं, ज्यादा तो है नहीं। देखिए, जो परिवर्तनशील है उसका तो करना नहीं, जो अपरिवर्तनीय है वो इतनी है। या तो स्वयं में व्यवस्था है उसको समझना है, परिवार में जो व्यवस्था है उसको समझना है, समाज में एक व्यवस्था है उसको समझना है, प्रकृति में जो व्यवस्था है उसको पहचानना है। उसी की बात हम आगे करेंगे। मैंने बोला कंटेंट तो 3 ही है। एक जो कंटेंट है वो जीवन ज्ञान हो गया, वो तो पूरा हो गया। दूसरा जो कंटेंट है वो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जो अनुभव में जो आने वाली चीजें हैं, है ना, जैसे विकास क्रम है विकास है, जागृति क्रम है जागृति, ये शब्द है, उसको हम और खोलेंगे अस्तित्व में, उसको समझना है। उसमें भी जो, जैसे हमने 2 वस्तु को बात की, कोई भी इकाई होती है ना, उसमें 4 ही चीज होती है। कोई भी यूनिट जिसको हम कहते हैं, उसमें 4 चीजें होती है। एक तो होता है रूप और गुण, दूसरी जो 2 चीजें होती है उसको हम कहते हैं स्वभाव और उसका धर्म। अभी ये नाम है, इसको अभी हम और खोलेंगे कैसे रूप गुण स्वभाव धर्म, ये चारों के संयुक्त रूप में कोई भी इकाई है। जैसे पेड़ पौधा है, उसका कोई एक रूप होता है, उसमें कोई गुण होता है, या तो पोषण के अर्थ में होता है या मारक के रूप में होता है, उसका कोई स्वभाव होता है और उसका कोई धर्म होता है। तो ये चारों मिला के जो चीजें हैं, उसमें से भी रूप गुण जो है वो यहाँ तक ही सीमित है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। जो अपरिवर्तनीय है वो स्वभाव धर्म। तो सिलेबस तो बहुत छोटा है, ज्यादा नहीं। अपरिवर्तनीय वस्तु की पहचान हो जाए, वो हमको स्वीकृत हो जाए, उसकी स्वीकृति निरंतरता के अर्थ में बनी रहे। यहाँ पे जो स्वीकृत बोध में हुआ वो निरंतरता के अर्थ में बना रहे। अब उसकी निरंतरता हो गई, अब उसके लिए कोई अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं। जो एक बार स्वीकार हुआ वो हमेशा बना रहेगा जीवन में, उसकी निरंतरता हो गई। अब यहाँ पे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, ये लक्ष्य स्थिर हो गया। अभी इस लक्ष्य में बदलाव नहीं है। मैं चाहे डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं कुछ भी हूं, ये लक्ष्य मेरा हमेशा बना हुआ है। इसकी कॉन्टिन्यूटी हो गई यहाँ पे, इसीलिए फिर मेरा जीना भी वैसा हो गया। इतना कार्यक्रम है। तो एक बार जो है, जो हमने शुरू किया था कल, कि हम लोग सभी लोगों का लक्ष्य ये है, चाहना के रूप में ये है। इस लक्ष्य को समझने के लिए हमको चारों स्तर पे व्यवस्था को समझना है। स्वयं में को क्या व्यवस्था है, तो स्वयं को जानने के लिए मानव जो है उसको जाना, जो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। शरीर जो है वो परिवर्तनशील है। हम यहाँ पे किस चीजों की बात करें, जो अपरिवर्तनीय है। तो जीवन में भी कुछ ऐसी चीज है जहाँ पे परिवर्तनशील चीजों की पहचान होगी। परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान जो हो रही है वो 4.5 क्रिया में हो जा रहा है। उसमें हम सभी कुछ कर पा रहे हैं। उसमें हमने एरोप्लेन बना दिए, हवाई जहाज बना, सब कुछ कर दिया। उसी के आधार पे जो निरंतरता के अर्थ में है उसको पहचानना, ये चीजें यहाँ पे हो रही। तो ये जो हो रहा है उसको हमने कहा जीव चेतना, ये जो हो रहा है उसको हम कह रहे हैं मानव चेतना। यहां हो जाना, इसी को कह रहे हैं मानव चेतना। तो सारी शिक्षा का इतना ही काम है, जिसको हम कल देखा था कि शिक्षा का कुल काम है चेतना का विकास, यानी कि जीव चेतना से मानव चेतना में जाना, 4.5 से 10 में जाना। सारी शिक्षा का इतना ही कार्यक्रम है, इतना ही प्रयोजन है, जीव चेतना से मानव चेतना में कैसे परिवर्तन हो, यही उद्देश्य है। प्रश्न बताइए, कोई एक प्रश्न हो तो बताइए। एक भाग पूरा हुआ, हमने इसको पूरा किया, स्वयं में व्यवस्था को हमने पूरा किया। आगे परिवार और समाज और प्रकृति में व्यवस्था, दूसरी भाषा में अगर बोले तो हमने जीवन ज्ञान को पूरा किया। अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, 2 ज्ञान बचे हुए हैं। इसमें अगर कोई प्रश्न हो तो बताएं। हाँ बताएं। इतना सीमित लग रहा है आपको? ये तो बोले इतना बड़ा है। देखिए, आप बोले इतना बड़ा है, बोले इतना ही सीमित है।
बढ़िया, बताइए क्या लगता है, इतना ही सीमित है? इससे ज्यादा आपके जीवन में कुछ हो रहा हो तो बताइए। नहीं, हमारे मरने तक इतना ही होता है बस। मरने तक नहीं, जीते हैं जब जन्म ले तो भी इतना ही होता है। नहीं, तब तक इतना ही काम होता है, मतलब जीवन में। हाँ, जीवन में जो घटनाएं घटती है, देखिए हम दो बातें की है ना, हम ये है और ये है, दोनों है, शरीर और जीवन। जीवन में जो क्रियाएं हो रही वो इतनी हो रही है। अब जीवन और शरीर के साथ हम कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी के साथ व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई संबंध में जिएंगे कि नहीं जिएंगे? कुछ कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये सब तो होगा ही, ये सब हम कर ही रहे हैं। पर उसके मूल में जो बात है, ये सब हम कार्य कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसके मूल में जीवन में क्या हो रहा है? जैसे अभी आप बैठे हो, आपके जीवन में क्या हो रहा है वो बता सकता हूं मैं क्या? नहीं बता सकता, वो आप ही बता सकते हो कि आपके अंदर क्या हो रहा है। आप बाहर से स्माइल कर रहे हो, आपको गुस्सा भी आता सकता है अंदर जीवन में, है ना? तो ये खुद को पहचानने के अर्थ में कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। सभी के अंदर इतना ही होता है जीवन में। ये 10 ही क्रिया है, 11वीं कोई क्रिया नहीं। वस्तु के रूप में हमारे अंदर जितना भी हो रहा है ये सब इसी के अंदर हो रहा है, इससे अलग कोई घटना नहीं है जीवन में। क्या लगता है, इतने सीमित इतना ही है ना? पर इसको समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? बस बढ़िया, उनको कॉन्फिडेंस है। देखिए बच्चों में ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि उनमें ज्यादा अभी तक जो अव्यवस्था जो है ना उसके चित्रण नहीं है, तो वहां पे बहुत सुगमता है, वो समझ जाएंगे। कंडीशनिंग नहीं है ना गहरी, मान्यताएं जो है यहाँ पे कम है। हमारे पास ये बहुत बड़ा बैगेज है, इसलिए हमको एक एक मान्यता को जांचना कि ये परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनीय है। हमने संबंध को पहचाना है, किस अर्थ में पहचाना है वो है। तो काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, उतना ही है। पर जीवन जो है वो निरंतर है। इस शरीर के बाद में भी जीवन जो है बना रहेगा, अगला शरीर लेंगे। तो काम तो यही है कि समझने, काम जब से हमको लगता है कि समझने की आवश्यकता है तब से शुरू किया जाए। बैंक बैलेंस बना ही रहेगा। बैंक बैलेंस यानी कि जो संस्कार है जीवन में वो रहेंगे। तो जिस दिन मुझे समझ में आता है कि ये मेरी आवश्यकता है, सभी मानव की आवश्यकता है, सभी को समझदार होना है, इसके अलग कोई कार्यक्रम नहीं है, तब से मेरी समझने की जो जिज्ञासा है उसके लिए हम लोग अपना समय लगाते हैं। उतना ही है। जिस दिन हमको समझ में आ गया कि मुझे इंजीनियर बनना है, उससे मेरा घर चलेगा, हमने उसके लिए अपना समय लगाया। जिस दिन मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये समझने से मेरे व्यवहार और कार्य जो है वो ठीक होंगे और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, मेरा परिवार ठीक हो, मेरा समाज ठीक हो, मैं प्रकृति के साथ ठीक से जी पाऊँ, उस दिन हम इसको समझना शुरू करेंगे। इतना ही कार्यक्रम है। तो सूचना के रूप में इतना ही है। मानव अगर लक्ष्य को पाना है तो सबसे पहला भाग ये स्वयं में व्यवस्थित हो जाए मानव। यदि मानव स्वयं में व्यवस्थित हो जाए तो दुनिया की आधी समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, आधी नहीं आधे से ज्यादा। यदि सभी मानव व्यवस्थित हो गए तो समाज में कोई प्रश्न रहेगा क्या? और मानव समझदारी पूर्वक व्यवस्थित हो ही सकता है। यदि सभी मानव समझदार हो गए तो व्यवस्था हो ही सकती है, परिवार ठीक हो ही जाएंगे, समाज ठीक हो ही जाएगा, प्रकृति तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। अब देखो कोरोना में बहुत सारे ऐसे लोग वीडियो सब भेज रहे थे कि मानव का हस्तक्षेप कम होने से पॉल्यूशन कम हो गया। तो धरती पे अगर मानव नहीं रहा तो पेड़ पौधे सब तो ठीक ही हो जाएंगे ना। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि जो समस्या की जड़ है वो मानव ही है। वो तो वैसे ही है। लोहा तो पहले भी जो काम करा, लोहा का लोहत्व बना हुआ है। गाय 100 साल पहले भी जैसे कर रही थी, गाय वैसे ही कर रही है। गाय का आचरण नहीं बदला, मानव का बदल गया है, बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि मानव जो है 4.5 क्रिया में जब अपने आप को पहचानता है, उतना ही मानता है, तो परिवर्तन होता है। जब इसके आधार पर पहचानेगा तो उसमें परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इसका आधार जो है वो ये है, लक्ष्य स्थिर हो जाता है। तो कोई प्रश्न हो तो बताएं। और ये सीमित ही है, इतना ही है जीवन, 10 ही क्रिया है, ज्यादा लंबा सिलेबस नहीं है। हाँ हाँ, मतलब घटना के रूप में हम ऐसा करें, कोई हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार करता है जो व्यवहार हमको ठीक नहीं लगता, चाहे धोखा करे या जो भी है, कुछ ऐसा व्यवहार हुआ जो हमको स्वीकार नहीं हो रहा है, जो हमको लगता है गलत है ना। तो जो भी कोई व्यवहार कर रहा है उसके साथ कोई एक तो संबंध होगा ना हमारा, या तो पार्टनर होगा, या तो पत्नी होगी, या जो भी माता है, बच्चे, जो भी होगा, कोई एक संबंध है।
कोई एक संबंध में कोई हमसे कुछ ऐसा व्यवहार करता है जिसकी अपेक्षा हमने नहीं की थी, या हमारे अपेक्षा के विपरीत किसी ने कुछ किया, तो हम क्या करें, है ना। अब इसका सीधा सीधा जवाब तो मैं ये बोलूंगा कि समझदार बन जाए, समझदारी के आधार पर जो निर्वाह करना है वो करें। यदि हम समझदार हैं तो उसके साथ क्या करेंगे, स्नेहपूर्वक उससे बात करेंगे या गुस्से से बात करेंगे। हमारा अप्रोच क्या होगा, यदि उसने गलत किया तो उसको छोड़ दिया जाए, या उसको बनाते रखते हुए वो समझदार कैसे हो जाए, उसके अर्थ में हम काम करें। ठीक बात है ना। वो फाइनेंशियल लॉस हुआ क्योंकि उसकी जो भी पात्रता थी उसके अनुसार उसने व्यवहार किया ना। जो भी सामने वाले व्यक्ति ने व्यवहार किया, मान लो उसने गलत किया, उसने चीट किया, उसने धोखा किया, छल किया, कपट किया, तो वो क्यों किया, कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में उन चीजों को ठीक माना तो उसने किया। अब ये जब आपने उससे कोई संबंध पहचाना होगा तब उसकी पात्रता में ये चीज आपने नहीं देखी होगी, या हो सकता है उस समय उसकी पात्रता में ये सब चीजें ना हो, बाद में डेवलप हो गई। वो कैसे डेवलप हुई, वो कैसे डेवलप हुई, वो यहीं से आई ना। उसको कहीं और मान्यता आई होगी, भाई चीट तो कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। बच्चा जब बचपन में एग्जाम में चीट नहीं करते हैं, थोड़े बड़े होते तो कभी कभी सीख जाते हैं, तो उसकी एक और मान्यता होगी, ये तो हो सकता है, सब लोग करते हैं। वैसे ही कोई व्यक्ति बिजनेस में चीट कर ही सकता है, उसकी एक मान्यता हो गई। हमने जब संबंध को पहचाना था तो हमने देखा कि उसमें व्यक्ति में वो नहीं था, बाद में डेवलप हो गया तो उसने वो कर दिया। तो वो भी किसी शिक्षा से, कोई एक समाज से आ रहा है जहां पे उस चीज को वैध माना है, यानी लीगल माना है, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने ट्रस्ट किया, हमने विश्वास किया, वो विश्वास का विश्वासघात हुआ, है ना। पर यदि सभी समझदार है, ऐसी स्थिति में ऐसी होने की संभावना 0 है। तो अभी की स्थिति में जो समस्याएं हैं वो रहेगी ही। आप ऐसा बोलोगे मैं जा रहा हूं और अगला आदमी जो है मेरा पर्स नहीं चुराएगा, इसकी क्या गारंटी, कोई गारंटी नहीं। 4.5 क्रिया में कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये हम सबको पता है, ये हो ही रहा है। हम चाहते हैं कि इससे हम आगे कैसे बढ़े, हमको ये नहीं चाहिए। ये जो भी अभी हो रहा है वो हमको स्वीकार नहीं हो रहा है, कैसे भी दबा के बैठे हुए हैं, ये नहीं हो रहा है, ये कैसे हो जाए, यहां पे हम लोग कैसे पहुंच जाए। समाज में अभय हो, परिवार में समृद्धि हो, मानव में समाधान हो, सभी मानव समझदार कैसे हो जाए, वो ऐसी शिक्षा कैसे हो जाए ताकि उस व्यवस्था में हम लोग जी पाए। अभी की जो व्यवस्था है वो हमको स्वीकार नहीं हो रही, इस व्यवस्था में हमको कोई समाधान नहीं मिल रहा, हम समस्या ही लेते हैं, और हम समस्या लेते हैं, हम समस्या बांटते हैं। जो हमको मिल रहा है हम बांट रहे हैं, हमारे पास जो है हम वही बांटेंगे ना। सभी को, मैं वही बोल रहा था कि अगर मैं समाधानित हो गया, परिवार में सभी लोग समाधानित नहीं है, तो समृद्धि हो नहीं पाएगी, खींचातानी बनी ही रहेगी। विवाह का फंक्शन करना है, उसमें कितना खर्चा होगा, कितना प्रयोजन है, कितनी जरूरत है, ये एक मत हो ही नहीं पाएंगे। समाज में अभय हो ही नहीं पाएगा यदि सभी समझदार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भय बना ही रहेगा। जो समझदार नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, वो चीट भी कर सकता है, वो कल जाके आपकी हत्या भी कर सकता है। तो समाज में भी ये होना जरूरी है, इसीलिए समझदार होना मेरी आवश्यकता है, सभी की आवश्यकता है, पूरे मानव जाति की आवश्यकता है समझदार होना। उससे कम में चलेगा नहीं, उससे कम में ये नहीं हो सकता, उससे पहले अखंड समाज नहीं हो सकता, उससे पहले सार्वभौम व्यवस्था नहीं हो सकती। इसीलिए समझदार होना अनिवार्य कार्यक्रम है, ये कॉमन मिनिमम नहीं है, इसके बिना ये चलेगा ही नहीं, इससे कम में नहीं चलेगा, ये इतना तक होना है। हम बोले ना इतना हो गया चल जाएगा, नहीं होगा। इसलिए शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु है जो परंपरा में बनी रहती है। अभी एक पीढ़ी है, उसमें एक शिक्षा स्थापित हो गई, सभी लोग समझदार हो गए। अभी जो नया बच्चा आ रहा है, मान लो समझदार नहीं है, तो ऐसी शिक्षा और ऐसा वातावरण से वो समझदार हो जाएगा, क्योंकि उसके पास वही कंटेंट है, वही वातावरण उपलब्ध है। तो संभावना पूरी है कि वो समझदार हो जाएगा। यदि उसने बचपन से चोरी चपाटी लूट फाट ये सब देखा है, तो उसके अंदर वही मान्यताएं बैठेगी। तो यदि हम वैसा समाज चाहते हैं तो वैसी शिक्षा होने से वैसा समाज होगा। आज से 50 साल पहले, जिसको हम कह रहे हैं मॉडर्निटी या भौतिकवाद नहीं था, उससे पहले सभी लोगों का जीना कैसा था, कुछ अलग था।
है ना, ग्रामीण क्षेत्र में या सभी जगह हम देखते हैं, जैसे ही मॉडर्निटी आई या मॉडर्न शिक्षा जब आई तो तुरंत ही वो चेंज हो गया। तो शिक्षा से इतना बदलाव तो आ सकता है, हमने देख लिया है, हमारे सामने है एग्जाम्पल। हम 3 पीढ़ी में देख सकते हैं, हमारे दादाजी का जो रहन सहन था, हमारा जो है उसमें कितना बदलाव आ गया। तो ये जो बदलाव आया है वो शिक्षा से आया है। अगर शिक्षा से ये बदलाव आ सकता है तो ये वाला क्यों नहीं आ सकता? नल तो सभी के वहां लगे हुए हैं, पानी का जो सोर्स है उसको ही ठीक करना है। ज्ञान का स्रोत अगर ठीक होता है तो शिक्षा घर घर पहुंच रही है, तो हर जगह जो है समझदार मानव पैदा होगा। तो अभी की जो स्थितियां हैं वो तो है ही, आगे की स्थितियां कैसे ठीक हो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, आशय को हम देखेंगे, न्याय की जब बात करेंगे अभी संबंधों में, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ है तो ये बता दीजिए, आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें परिवार पे और भी ठीक से बात करेंगे, संबंधों पे और भी ठीक से बात करेंगे, संबंधों में जो मूल्य है उसकी भी बात करेंगे। आशय उसी में आएगा, जब हम विश्वास की बात करेंगे उसमें इंटेंशन की बात करेंगे कि आशय क्या है और निर्वाह क्या हो रहा है। हाँ, मन, चित्त और आत्मा में क्या डिफरेंस है? मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये अलग अलग भाग है। 10 भाग अगर मैं कहूं जीवन में, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर भाग होता है, वहां पे वही स्थिति होती, वही कार्य होता है। आंख का काम आंख ही करती है, कान का काम कान ही करता है शरीर में। वैसे ही जीवन में जो ये क्रियाएं हो रही है, उस क्रियाओं की पहचान जहां हो रही है उस भाग को हम कह रहे हैं। जैसे जहां पे भी चयन और आस्वादन की पहचान हो रही है, वो क्रियाएं हो रही है, उसको हम मन कह रहे हैं। वैसे ही तुलन और विश्लेषण जहां पे हो रहा है उस भाग को हम वृत्ति कह रहे हैं। तो जो वृत्ति में हो रहा है वो कभी मन में नहीं हो सकता, और जो मन में हो रहा है वो कभी वृत्ति में नहीं हो सकता। शरीर से जो भी संकेत आना है वो मन को आएगा, वृत्ति को नहीं आ सकता। और मन का जो प्रभाव है वो शरीर पे आएगा। वैसे ही मन का जो इंटरेक्शन है वो वृत्ति से होगा, वृत्ति जो है वो मन से इंटरेक्ट करेगा। तो क्रिया के रूप में हमारे अंदर हो रहा है, उसको हमने व्यवस्थित रूप से एक ढांचा बना के उसको हमने देखा है और हम लोग उसको पहचान पाए, क्योंकि ये क्रियाएं एक नहीं है, अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग है फिर भी साथ में है, संयुक्त रूप में है, इसलिए हम उसको जीवन कह रहे हैं। पर जीवन में ही, जीवन जो है अविभाज्य है, उसको हम भाग भाग नहीं कर सकते, वो एक ही है। हमारी पहचान के अनुसार जो क्रिया जहां हो रही है उसको हमने नाम दिया है अलग अलग रूप में। ये क्रिया मन में हो रही, ये वृत्ति में हो रही, ये चित्त में हो रही, क्योंकि ये अलग क्रिया है, एक दूसरे से भिन्न है। उस रूप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा ये भिन्न है एक दूसरे से। इसको और गहन अध्ययन करेंगे तो और पता चलेगा बुद्धि में एक्चुअल में क्या होता है, वृत्ति में और क्या होता है। जैसे हम और गहरे अध्ययन में जाते हैं और चीजें स्पष्ट होती है। हाँ, वो हमने जो अर्थ बिठाया है कि बुद्धि मतलब जिसको हम कोई डिसीजन लेना मानते हैं, या जिसको हम कहें इसमें बुद्धि नहीं है। अब किसी को बोल नहीं सकते इसमें बुद्धि नहीं है। हाँ, ये बुद्धिशाली है, ये बुद्धिशाली, ऐसा भी हम लोग कहते हैं। पर अभी तो सभी बुद्धिशाली हो गए ना, सभी में बुद्धि है। तो अभी मतलब इसको हम क्या है, नाम ही दे रहे टर्मिनोलॉजी में। तो हम जीवन को समझ रहे हैं, उसमें अलग अलग क्रिया, हम क्रिया को पहचान पा रहे कि नहीं पहचान पा रहे। ये क्रियाएं हमें होती है, इन क्रियाओं को अभी नहीं पहचान पा रहे क्योंकि ये हमें हो रही, पर हमें जिसको हम कह रहे कि हम उसको देख ही नहीं पा रहे, इसके आगे की गति नहीं हुई इसलिए ना। तो मूल बात है कि अभी हमने कोई एक अर्थ बिठा के रखा है कि अच्छा ये इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, इसलिए हमारा जो अर्थ है वो यहाँ पे जो बोला जा रहा है उस अर्थ से कुछ भिन्न अर्थ है। जब इस जगह पे जिस अर्थ में ये परिभाषित किया गया है, इसकी जो व्याख्या की गई, उस अर्थ में जब हम देखेंगे तो इसी वस्तु को समझ पाएंगे। तो हमने पहले भी दिन जो शब्द अर्थ वास्तविकता की बात की थी, सारे जो शब्द है उसके पीछे कोई अर्थ है, वो अर्थ के पीछे कोई वास्तविकता है। मूल काम इतना ही कि वास्तविकता समझ में आ जाए। वो वास्तविकता समझने के लिए एक माध्यम भाषा है, भाषा में हमेशा कोई शब्द रहेगा, उस शब्द को समझाने के लिए कोई एक व्याख्या या परिभाषा रहेगी जो उसको और कन्वे करेगी, और उससे कोई अर्थ हमको स्पष्ट होगा। वो अर्थ के पीछे कोई एक वस्तु है, इतना ही काम है। बढ़िया, जीवन क्रिया, जीवन ज्ञान यहाँ पे पूरा हुआ। इसमें और प्रश्न हो तो बताइए। विचार, ये विचार अच्छा होगा, अच्छा विचार, उसमें सब आएगा। हमने वही बोला ना कि ये जो विचार है इसको हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वृत्ति के स्तर पे हो रहा है वो विचार हो रहा है।
है ना। तो ये कैसे ठीक होगा? जब इच्छा ठीक होगी। इच्छा कैसे ठीक होगी? जब चिंतन में जो परिवर्तनशील नहीं है वैसी चीजों की पहचान होगी। वो कैसे ठीक होगा? यदि बोध हो गया, संकल्प हो गया, उसकी निरंतरता कैसे होगी? वो हमेशा ऐसा ही कैसे बना रहेगा? तो जिसको हम कह रहे हैं अनुभव हो गया, ये क्रिया होगी। तब जाके जो विचार है वो अच्छे ही होंगे, बुरे विचार होंगे ही नहीं। उससे पहले पूरी संभावना है कि अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, उसकी पूरी संभावना है। हम प्रयास कर सकते हैं अच्छे विचार के लिए, कुछ आ सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता तभी होगी जब ये ऊपर की क्रिया है, जब एक्टिव है, तभी ये सब चीजें हो पाएगी। बढ़िया सवाल, समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? जागे हुए हो, जागृत हो कि अजागृत है? जागृत हो कि अजागृत हो? जागृत हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, बढ़िया। तो इतनी ही यात्रा है अजागृति से जागृति की ओर। छोटी सी यात्रा है, इतना सा जीवन है। इसको समझना है। इसी में भास होगा, आभास होगा, प्रतीति होगी, अनुभूति होगी। इसी को कहा अध्ययन, है ना। ये जो क्रम है इसी को कहा अध्ययन। अध्ययन विधि से ये होगा। अच्छा लगता है ना जब सिलेबस सीमित हो, कम से कम इतना तो पता चले कि इतना ही समझना है। अभी तक तो वही समझ में नहीं आता है कि समझना कितना है। तो अभी एक बड़ा पार्ट हमने पूरा किया, जीवन ज्ञान। हाँ, जीवन ज्ञान, जीवन अर्थात 10 क्रियाओं का समुच्चय। ये जो 10 क्रियाएं हैं उसका समुच्चय। इसीलिए जीवन को 10 क्रियाओं के समुच्चय के रूप में हमने पहचाना। और जीवन शरीर को चलाता है ना। शरीर में भौतिक रासायनिक क्रिया है, जीवन में जीवन क्रिया है। शरीर में जो भौतिक रासायनिक क्रिया है वो बदलती रहती है, उसमें क्षय होता है। जीवन क्रियाएं जो है वो अक्षय है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं है अर्थात वो हमेशा बने हुए हैं, बार बार हम उसको कर सकते हैं। विचार हमेशा बना हुआ है। तो ये कुछ मूल बातें। और जब भी हम अनुभव, मतलब हमने ये देखा था कि चित्रण से चालित जो जीवन है वो पर नियंत्रित है। क्यों? बाहर से क्यों नियंत्रित है? क्योंकि उसमें या तो शरीर अर्थात संवेदनाओं से चित्रण हो रहा है, या तो फिर मान्यताओं से चित्रण हो रहा है। और जब यही चित्रण जब अनुभव मूलक अर्थात अनुभव के आधार पे जब चित्रण होता है उसको कहा स्वनियंत्रित। तो वो मानव स्वनियंत्रित मानव हुआ। तो जागृत मानव जो है वो स्वनियंत्रित है, स्वयं से तंत्रित है ना। तो वो स्वयं से व्यवस्था में ही जीता है क्योंकि उसको इसकी समझ है। तो अभी हम अगले मुद्दे पे जाते हैं। हमने पहला पार्ट जो है जीवन ज्ञान उसको पूरा किया। अभी दूसरा मुद्दा है अस्तित्व दर्शन ज्ञान। अर्थात ये जो पूरा अस्तित्व है, हम जहां पे रह रहे हैं, मानव है, ये प्रकृति है, ये सब क्या है, इसको समझना आवश्यक है या नहीं है? ये मेरे से जीवन से, मेरे जीने से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है ना। जैसे हमने जीवन को समझा, ये जीवन में ये जो समझ है, ये जो स्तर है, इसमें हम क्या चीजें समझते हैं? इसमें हम मानव को समझते हैं, इसमें हम प्रकृति को समझते हैं। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे हमारी क्रियाएं जो है वो जागृत होती है।
तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान में शुरू करते हुए ये संपूर्ण अस्तित्व या धरती, ये सभी जो है, इसमें हम दो वास्तविकताएं देख पाते हैं। एक है जो एक एक है, इकाई, अर्थात एक मैं, एक आप, एक कुर्सी, एक पेन, एक टेबल, है ना। ये सभी को हमने कहा एक, जिसको हम एक के रूप में अभी पहचानते हैं, इकाई के रूप में। इकाई को छोड़ के और क्या चीज है ये संपूर्ण अस्तित्व, या यहां पे अभी इसको छोड़ के और क्या है? जैसे मानव है, कुर्सी है ना, ये कैमरा है, पेन है, बोर्ड है, ये सब छोड़ के और कौन सी वस्तु है? हाँ, आपको पूछ ही रही हूं। हाँ, डार्क मैटर। फिजिक्स में हाँ, जहाँ कुछ नहीं होता है, ऐसा मतलब फिजिक्स में ऐसा डार्क मैटर उसको बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बोलना ज्यादा ठीक खाली, होगा। खालीपन, खाली, खाली स्थान बोल सकते हैं। हाँ, खाली स्थान, स्पेस जिसको हम कहते हैं, हम और आप दोनों के बीच में स्पेस है ना। तो दो चीजें हैं अस्तित्व में। संपूर्ण अस्तित्व अगर हम देखते हैं तो दो ही चीजों से बना हुआ है। एक है खाली स्थान और दूसरा है इकाई। इकाई अर्थात जो सीमित है, जिसकी सीमा हमको समझ में आती है, तब हम उसको इकाई कहते हैं। इसकी कोई सीमा है? इसकी कोई सीमा है? क्या लगता है? इसकी कोई सीमा है? स्पेस की कोई सीमा है? जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ, ठीक है। तो दो चीजें, एक है इकाई और एक है स्पेस, और इन दोनों का जो है सह अस्तित्व है। हमेशा। तो जो हमने सह अस्तित्व की बात की थी, उसका जो मूल कारण है वो यही है कि ये हमेशा सह अस्तित्व में है, साथ साथ है। अब हम इसको धीरे धीरे समझेंगे, है ना। इकाई, इकाई अर्थात क्रिया। हमने अभी भी इकाई अर्थात सीमित कोई वस्तु है, उस वस्तु को हम किस अर्थ में पहचानते हैं? क्रिया के अर्थ में। जैसे परमाणु है, उसको हम क्रिया के अर्थ में पहचानते हैं। कुर्सी है, हम क्रिया के अर्थ में पहचानते हैं। मानव है, हम क्रिया के अर्थ में पहचानते हैं। जीवन क्या है? क्रिया है। जीवन में भी क्रिया है, तो जीवन भी एक इकाई है, सीमित। ठीक। और स्पेस जो है, जिसको हमने कहा स्पेस, ये खाली स्थान, ये जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। ये स्पेस की कोई क्वालिटी हमको समझ में आती है। जैसे आप है, मैं हूं, हम दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे? कैसे, क्या देख पा रहे? क्यों देख पा रहे? पारदर्शक है, बीच में कोई, उसमें कोई क्या बोलते हैं, कोई पर्दा नहीं है ना, कोई अड़चन नहीं है। तो ये पारदर्शी है। एक दूसरे को हम पहचान पाते हैं क्योंकि ये जो खाली स्थान है ये पारदर्शी है। कैसा है? पारदर्शी। पारदर्शी। स्पेस तो सबने सुना ही है ना। अभी उसको हम ठीक से पहचानने जाते हैं, उसकी कौन सी चीजें हमको समझ में आती है। ठीक है। तो ये पारदर्शी है, इसको हमने कहा ये सीमित है, सीमा के साथ है ना। सीमित है अर्थात कितनी ओर से? 6 ओर से, दाएं बाएं ऊपर नीचे, है ना। 6 ओर से जो सीमित है उसको कहा इकाई। आगे पीछे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, 6 ओर से सीमित। तो फिर इकाई कहां तक होगी? जैसे एक परमाणु से लेकर एक धरती तक,
सभी एक इकाई है ना। एक गैलेक्सी भी एक इकाई है, ठीक है। तो इकाई का फैलाव जो है वो एक छोटे से परमाणु से लेकर पूरी गैलेक्सी तक पहुंचता है। और खाली स्थान जो है ये जो सीमित है वस्तु है, और ये कैसी है, असीम वस्तु है, असीम, इसमें कोई सीमा नहीं है। हमने अभी कहा खाली स्थान या स्पेस जो है इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर कोई सीमा है तो वो इकाई ही होगी, ठीक ठीक है, बात पहुंच रही है, ठीक है। तो ये असीम वस्तु है जिसमें इकाइयां हैं। ये जो असीम वस्तु है अर्थात ये जो स्पेस है इसी में सभी इकाइयां वस्तुएं हैं, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि इसकी एक क्वालिटी है कि ये पारदर्शी है, वैसे ही अगर ये पेन है, मैं इसको ऐसे घुमाती हूं तो क्या स्पेस हिल रहा है? नहीं हिल रहा है ना। पेन हिल रहा है, स्पेस में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। अर्थात इकाई में, जैसे मैं पेन को अगर पानी में हिलाती हूं तो पानी डिस्प्लेस होता है, स्पेस डिस्प्लेस नहीं होता, ठीक। तो इसीलिए इसको कहेंगे कि ये मतलब इसके आर पार भी है, तभी डिस्प्लेस नहीं होगा। जब पेन के आर पार है तभी डिस्प्लेस नहीं होगा, नहीं तो डिस्प्लेस होगा, ठीक। तो ये आर पार है, खाली स्थान या स्पेस जो है इसी को हम, ये आर पार है, इकाई के आर पार है, ठीक। तो कहां तक आर पार है इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक बड़ी धरती है, धरती के आर पार है, धरती में बहुत सारी जो अवस्था, जो सभी चीजें हैं उसके आर पार है ना। फिर उससे छोटा चले जाते हैं, जैसे मानव है उसके आर पार है, शरीर के जो ऑर्गन्स है उसके आर पार है क्या, शरीर के अंदर है क्या, सभी ऑर्गन्स में है क्या, ऑर्गन्स जिस कोशाओं से, प्राण कोशाओं, सेल्स से बना है उसके आर पार है क्या, ये जो ऑर्गन्स या सेल्स जिससे बने हैं परमाणु उससे आर पार है क्या, परमाणु या एटम, एटम किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, हम लोग सब पढ़ते ही है। ये जो कण है इसके आर पार है क्या, सभी के आर पार है, क्या लगता है, सभी के आर पार है? यस, सभी के आर पार है। अर्थात फिर इसको इसीलिए एक शब्द यूज किया, ये जो आर पार होना है इसी को कहा पारगामी, इकाई के आर पार होना। हवा इकाई है जी, आपको क्या लगता है, हवा इकाई है? हवा इकाई है, हाँ हवा इकाई है, ठीक बात है। पानी ये सब इकाई है, पानी इकाई है, हवा इकाई है। बिल्कुल सेंस हो सकता है, वो इकाई है। जिसमें मूवमेंट है वो इकाई है। इसमें मूवमेंट हो सकती है क्या, इसमें मूवमेंट हो सकती है क्या, हवा में मूवमेंट है ना। क्या लगता है स्पेस में कोई मूवमेंट है? नहीं, साइंटिस्ट को छोड़ दो, आपको क्या लगता है? हम लोग सोचते हैं, अगर फील तो नहीं कर पा रहे। दूसरा, मूवमेंट होने के लिए सीमा होना आवश्यक है या नहीं है? बिना सीमा के मूवमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्रिया जो है, क्रिया कहां है फिर? इकाई में है। व्यापक में कोई क्रिया है, हो सकती है? लॉजिकली नहीं हो सकती, उसकी कोई सीमा ही नहीं है।
इसीलिए इकाई जो है, इसी को हमने कहा ये इकाइयां सभी क्रियाशील है, और हम उसको कल से भी देख रहे हैं कि हम सभी इकाइयों को क्रिया के अर्थ में पहचान रहे हैं। जो हमको आंखों से नहीं भी दिखती वो भी हम क्रिया के रूप में पहचान पाते हैं। हवा हमको आंखों से नहीं दिखती, क्रिया के रूप में हम पहचान पाते हैं। व्यापक वस्तु जो है वो क्रिया शून्य है, क्रिया शून्य है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी क्रिया नहीं। ठीक है, ठीक है सबको। तो हमने कौन से मुद्दे देखे? एक तो ये देखा कि स्पेस जो है वो पारदर्शी है, उसकी एक क्वालिटी है कि वो पारदर्शी है, इसीलिए सभी इकाइयां एक दूसरे को पहचान सकती है। दूसरी क्वालिटी है कि वो पारगामी है, अर्थात सभी इकाइयों के आर पार है, मेरे आर पार है, जीवन के आर पार है, सभी के आर पार है, अंशों के भी आर पार है। तीसरी क्वालिटी है कि उसमें कोई क्रिया नहीं है, सभी क्रियाएं जो है वो इकाई है। अभी ये दोनों छोड़ के क्या ऐसी कोई इकाई आपको ध्यान में आती है जो है अस्तित्व में? ये दोनों वस्तु छोड़ के, ये दोनों वस्तु छोड़ के क्या कोई चीज ऐसा लगती है कि जो है? आप लोगों को, किसी को क्या लगता है ये दोनों छोड़ के कोई ऐसी वस्तु है पूरे अस्तित्व में, यहां पे, धरती पे, पूरे अंतरिक्ष में, कहीं पे भी? जो फोर्सेस होते हैं, हाँ, फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब इकाइयां हैं या ये इन दोनों में क्लासिफाई नहीं हो सकती हैं? दीज आर नॉट एंटिटीज, दे आर लाइक फोर्सेस। ओके, हम इसको एक एक करके पहचान सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अर्थात जो मूवमेंट है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। मूवमेंट अर्थात क्रिया, क्रिया किस में है? इकाई में। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स इकाई में है, हाँ, क्रिया है, क्रिया है और क्रिया का प्रभाव है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्रिया का प्रभाव है, धरती का प्रभाव है। जैसे ताप है, हीट जिसको हम कहते हैं, वो भी एक इकाई, वो इकाई का जो क्रिया है उसका प्रभाव है ना? ठीक। और कोई वस्तु? तो अभी हमने देखा कि संपूर्ण अस्तित्व जो अब तक हमको लगता था, हाँ, पारगामी वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। पारगामी वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है, वापस एक बार उसको करते हैं। जैसे ये पेन है ना? ये पेन कुछ परमाणुओं से बना है, परमाणु अर्थात एटम हम लोगों ने पढ़ा है। या इसको भी अगर छोड़ दे, जैसे एक पृथ्वी है, धरती है, अपनी पृथ्वी है ना? धरती एक धरती है, उस धरती पे हम इतनी सारी इकाइयां हैं, है कि नहीं है? पेड़ है, मिट्टी है, पत्थर है, सब कुछ है ना? तो आप बाहर से देखोगे तो आपको धरती एक दिखाई देगी, उसमें इतनी सारी इकाइयां देख पाओगे?
देख पाओगे? स्पेस में जाओगे तो आप देख पाओगे कि धरती पे इतनी सारी इकाइयां हैं? क्या लगता है आपको? देख पाओगे? हाँ, देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे। जब बहुत दूर से देखते हैं तो सिर्फ एक धरती दिखाई देती है, जब पास में आते हैं तो धरती पे इतनी सारी इकाइयां हैं, ये देखने को आता है, देखने को मिलता है। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जब आप दूर से देखते हो तो धरती आपको एक लगती है, जैसे ही पास में आते हो तो आपको समझ में आता है कि बहुत सारी इकाइयां हैं। और जब मैं एक एक को अलग अलग पहचान सकती हूं तो बीच में कोई स्पेस है तभी पहचान सकती हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं पहचान पाऊंगी। ये समझ में आता है? जैसे अगर आप दोनों, आपके पास में आपकी दोस्त बैठी है, आप दोनों के बीच में अगर स्पेस नहीं है तो आप दो होंगे कि एक होंगे? एक हो जाओगे, तो मैं पहचान पाऊंगी आपको अलग से। गुजराती में बोलना है, भाषा ठीक है, ठीक है। જેમ કે તમે બે લોકો બેસી ગયા છો ત્યાં, બરાબર? હું દૂરથી જોઉં તો મને એવું લાગે કે એક નહીં બે છે. એ કેવી રીતે લાગે? કેમ કે વચ્ચે કોઈક જગ્યા છે, બરાબર? ડિસ્ટન્સ છે. હવે તમે જ્યારે તમારું શરીર જુઓ એમાં તમારે હાર્ટ અલગથી દેખાય, શું કહેવાય, એટલે તમારું નાક અલગથી દેખાય, આંખ અલગથી દેખાય, બધું અલગથી દેખાય નહીં દેખાય? દેખાય છે. એટલે એમાંય સ્પેસ છે એટલે દેખાય કે નહીં દેખાય? સ્પેસ છે એટલે અલગ અલગથી પહેચાનમાં આવે. એવી રીતે તમે જ્યારે ધીરે 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 બહુ છોટું કરો એટલે બહુ નાનું થઈ જાય तो परमाणु में पण उसमें भी स्पेस है, उसमें भी जगह है। वो परमाणु जो अंशों या मतलब जो पार्टिकल्स से बना है उसमें भी स्पेस है। इसी को कहा पारगामी। सभी में है, सभी जगह पे है। इकाई में अंदर भी है, इकाई के अंदर भी है, जिसको हम अभी इकाई कह रहे हैं, क्योंकि ये भी कुछ परमाणुओं से बना है तो उसमें भी स्पेस है। वो परमाणु जो है वो कुछ अंशों से बना है, उसमें भी स्पेस है। सब कुछ स्पेस ही है, स्पेस में इकाई है, एक्चुअली ऐसा है ना? तभी ये पारगामी हुआ। पूरा स्पेस है, स्पेस में एक एक इकाई है। ठीक पहुंच पा रहा है? अबे ठीक है? हाँ ठीक। तो हमने एनर्जी पे थोड़ी सी बात की। तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं और सभी लोग देख पा रहे हैं कि क्रिया और इकाई और स्पेस या खाली स्थान या असीम वस्तु, ये दो ही वस्तु है पूरे अस्तित्व में। तो अभी हमारे लिए समझने के लिए कितनी वस्तु है? दो। बहुत ही आसान हो गया। हाँ, इकाइयां बहुत सारी है, उसको हम और देखेंगे जब फैलाएंगे। तो बहुत सारी है मतलब क्या, उसको भी देखेंगे। पर मूल रूप में तो इकाइयों में भी तीन ही क्रिया है ना, भौतिक है, रासायनिक है और जीवन। तो वो भी जीवन को तीन ही हमने समझ लिया। अब बचा भौतिक रासायनिक, वो तो पहले भी समझे ही हुए हैं। वही अभी तक किया है, भौतिक रासायनिक को समझना पूरा हो गया ना। ठीक। तो आगे देखते हैं कि अभी जो बात हुई ये क्रियाशील है, ये क्रिया शून्य है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। जिसमें क्रिया है उसमें परिवर्तन है, क्रिया से परिवर्तन है। ठीक, क्रिया शून्य है इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं हो सकता, जैसा है वैसा ही बना रहता है। इसीलिए इसको कहा स्थितिशील। इसकी स्थिति बदलती रहती है और इसकी जो स्थिति है वो कभी नहीं बदलती। इसीलिए इसको कहा स्थिति पूर्ण, कभी भी नहीं बदलती। ठीक, ठीक है। तो
स्थितिशील जो है इकाई, स्थितिपूर्ण जो है वो स्पेस है। स्पेस को ही हिंदी में कहते हैं व्यापक, क्योंकि सभी जगह पे वो व्याप्त है, सभी जगह पे, इसीलिए उसको कहा व्यापक। ठीक है, अभी जब हम पारगामी को आगे देखेंगे, अर्थात इकाई जो है, या वो बाद में लेते हैं, इसी व्यापक को कहा परमात्मा। क्यों कहा परमात्मा? क्योंकि ये आत्मा से भी सूक्ष्म है। अभी हमने आत्मा देखा, आत्मा कहाँ है? जीवन की एक क्रिया है, एक अंग है जीवन का, आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, इसीलिए उसको कहा परमात्मा। ठीक, तो और ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज है जो हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं तो हमको समझ में आती है। इसी को अभी ये देखा कि ये क्रियाशील तो है ही, निरंतर क्रियाशील है। कोई इकाई ऐसी है जिसमें क्रिया कभी नहीं हो रही है, रुक गई है? ऐसी कोई इकाई है? इकाई नहीं कहलाएगी, बिल्कुल। तो जब वो इकाई नहीं कहलाएगी तो क्रिया हमेशा हो रही है, अर्थात इस क्रिया, कोई भी क्रिया जब होती है तो उसके लिए कोई ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक, तभी क्रिया हो पाती है। तो फिर अभी हमारे पास दो ही वस्तु है, इसीलिए इसको कहा साम्य ऊर्जा, जो सभी जगह पे एक जैसी सभी को उपलब्ध है ऊर्जा। जो इकाई की जैसी जैसी पात्रता, जैसी जैसी उसकी क्रिया, उतनी क्रिया इकाई करती है। उसके लिए जो ऊर्जा है वही व्यापक वस्तु है। हाँ, जैसे साम्य ऊर्जा अर्थात सबको समान रूप में जो प्राप्त ऊर्जा है वही व्यापक वस्तु है, और इसमें ऊर्जित होने से इकाई जो क्रिया करती है वो अपने अपने अनुसार करती है। अगर भौतिक इकाई है तो भौतिक क्रिया करेगी, रासायनिक इकाई है तो रासायनिक क्रिया करेगी, जीवन इकाई है तो जीवन क्रिया करेगी। इस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो दो वस्तु हम अस्तित्व को, संपूर्ण अस्तित्व को पहचानने जाते हैं तो हमको दो वस्तु समझ में आती है, और इसी का सह अस्तित्व है, हमेशा बना हुआ है। अभी कोई भी इकाई कभी भी स्पेस में परिवर्तित नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? क्या लगता है? नहीं हो सकती। जोर से बोलना थोड़ा सा, कम से कम, या माइक ले लेना। नहीं हो सकती। और क्या स्पेस कभी इकाई में परिवर्तित हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हमेशा दो बने हुए हैं, इसी को कहा सह अस्तित्व, निरंतर, हमेशा। ठीक है, इन दोनों में कोई भी एक दूसरे में परिवर्तन नहीं हो सकता। कभी भी इकाई जो है व्यापक वस्तु नहीं बन सकती, और व्यापक वस्तु जो है वो इकाई नहीं बन सकती। ठीक है, और तो अभी इसी को
कोई भी इकाई जो है फिर उसमें 3 चीजें हम देख पाते हैं। इकाई व्यापक में डूबी है, भीगी है और घिरी है। डूबी अर्थात डूब गई है अंदर। जैसे ये पेन पानी में है तो हम कहते हैं ना पानी में डूब गया है। भीगी है अर्थात जैसे रसगुल्ले के अंदर चाशनी होती है तो भीग जाता है रसगुल्ला चाशनी से। और घिरी है अर्थात सभी ओर से व्यापक वस्तु है। ठीक है, ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं। डूबी है अर्थात जैसे सभी उसके आसपास में सभी जगह पे व्यापक वस्तु है, तभी हम कहते हैं डूबी है। भीगी है अर्थात उसके आर पार भी व्यापक वस्तु है। और घिरी है अर्थात उसके सभी जो सीमा है, सीमा में सभी बाजू सभी ओर से व्यापक वस्तु ही है। तो ये तीनों जो है ये पूरा अस्तित्व का मूल डिजाइन हुआ। अगर डूबी है तो घिरी भी है। इसको अलग अलग देखने की वजह है कि इससे हम उसके इकाई में जो उसके प्रभाव है उसको पहचानते हैं। ठीक। दूसरा, जैसे घिरी है इसीलिए बाउंड्री को पहचानते हैं हम लोग, है ना। डूबी है लेकिन अगर बाउंड्री को नहीं पहचान पा रहे तो फिर वो घिरना नहीं हुआ कोई वस्तु को। वो वस्तु, इसमें एग्जाम्पल वही है, इसमें एग्जाम्पल एक ही हो सकता है व्यापक और इकाई का। इकाई और इकाई का एग्जाम्पल देने जाओगे तो कहीं ना कहीं जाके वो फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि इकाई की कोई सीमा है। जैसे हम भले बोले कि रसगुल्ले में जैसे चाशनी भीग जाती है, पर उसमें फिर दोनों इकाई है, दोनों में क्रिया है, कहीं ना कहीं जाके वो फंस जाएगा। इसमें एग्जाम्पल एक ही होता है कि इसके पेन के सभी और व्यापक वस्तु है ना। मतलब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, डूबी है अर्थात पेन को मैं यहां से वहां हिला पाती हूं। क्यों हिला पाती हूं? क्योंकि सब जगह पे वही मीडियम है। डूबी होने का अर्थ, घिरी होने का अर्थ ये पेन की जो सीमा है उसको मैं पहचान पाती हूं। और भीगी होने का मतलब है पेन में क्रिया है। पेन में क्रिया जो हो रही है उसका आधार है कि ये साम्य ऊर्जा में भीगी है, अंदर से भीग गई है ऊर्जा में, ऊर्जामय है। इसीलिए हाँ बिल्कुल सब भीगे हुए ही है, पर उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, बोलने के लिए तो एक ही है ये और इनका सहअस्तित्व, पर जब इतना सारा बोलने का क्या वजह है? क्योंकि हमारा ध्यान जाए कि ये जो वस्तु है ये कैसे है, उसको हम कैसे पहचान पाएंगे। अभी तक हमने उसको खाली स्थान कहा और उसका कोई मतलब वो है ही नहीं टाइप में हम लोग उसको देखते हैं। तो वो होने से भी व्यवस्था है, इसका ध्यान जाना आवश्यक है। खाली स्थान ही नहीं हो तो इकाइयां होगी नहीं, सब कुछ एक ही हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान जाना। इस अर्थ में हम इन सभी चीजों को धीरे धीरे देखते हैं। वस्तु के रूप में एक ही है, वस्तु के रूप में एक ही है कि भाई व्यापक वस्तु में इकाई है, बस हो गया। पर इतना कहने से ध्यान नहीं जाता। और ये जो मूल सह अस्तित्व है इसी का आत्मा में अनुभव होता है। जो अनुभव क्रिया की बात हुई, तो मैं जो हूं अर्थात जीवन जो है वो व्यापक वस्तु में है, इसकी पहचान होना। ठीक है, ठीक है।
क्या समझ में आया थोड़ा सा वो करके फिर करते हैं? क्या समझ में आया सभी लोग? कोई शेयरिंग? ऐसे लग रहा है कि हम अस्तित्व को समझ सकते हैं कि नहीं सर? नहीं समझ सकते। अभी तक ऐसे विश्वास हुआ था कि हम पूरे अस्तित्व को कभी समझ पाएंगे? अस्तित्व अर्थात जो भी है, ऐसा कभी विश्वास हुआ था कि हम सभी को समझ पाएंगे? मूलभूत जो नियम है उसको समझ पाएंगे? क्या लगता है सबको? क्या लगता है? ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात है। पर ध्यान जाने से बहुत सारी चीजों पे ध्यान जाता है। हम अगर ये देख पाते हैं तो हमारी बहुत सारी मान्यताओं पे हम लोग सोच सकते हैं। उसको आप सब अपने अपने हिसाब से खोल सकते हो। ठीक? इकाई ना तो व्यापक में बदलेगी, ना व्यापक इकाई में बदलेगा। क्यों पढ़ूं? क्योंकि व्यापक में होने से इकाई में क्रिया है। एक, क्योंकि व्यापक है इसीलिए हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। दूसरा, तीसरा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में सह अस्तित्व में हैं, इसी अर्थ में सभी इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई है और संबंधित है। इसीलिए सभी इकाइयां एक दूसरे से संबंधित है। कोई भी इकाई का प्रभाव जो है दूसरी इकाई पे होगा। तो ये परम संबंध हुआ। इस अर्थ में सभी संबंध है, सभी संबंधित है ही। इसके लिए हमको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। ठीक है? ठीक है सभी? और कोई सवाल? और कोई शेयरिंग? और कोई शेयरिंग? ठीक है, आराम से सोच सकते हैं इस पे, है ना? ये ऐसा विषय नहीं है कि तुरंत डाइजेस्ट हो जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक भाषा के रूप में या तर्क के रूप में हम इतनी स्पष्टता से चीजों को नहीं पहचान पाए। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि कोई वस्तु को भाषा के रूप में, तर्क के रूप में इतनी स्पष्टता से हम समझ पा रहे हैं, और ये शिक्षा विधि से सभी कोई समझ सकता है। ये बड़ी चीज है। और भी कुछ है तो चाय पीते पीते सोचिए। हाँ, ऊर्जा जो है हमेशा रूपांतरित होती है। हाँ, ये साम्य ऊर्जा बोला। हाँ, ऊर्जा डिस्ट्रॉय नहीं हो, क्रिया बदलती है। अर्थात क्रिया का जो प्रभाव है, जिसको आपने काइनेटिक एनर्जी कहा, अभी तक हमने उसी को पहचाना है। उसमें परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? एक इकाई का दूसरे इकाई में परिवर्तन होता है। जैसे लोहा है, वो कभी मिट्टी बन जाता है ओवर द रिएक्शंस, पर उसमें जो क्रिया है वो हमेशा बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्रिया के क्वालिटी में परिवर्तन है, क्रिया नहीं हो रही है ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे कोयले को, हाँ, साम्य ऊर्जा अर्थात ये जो निरंतर क्रिया हो ही रही है उसका जो सोर्स है वो साम्य ऊर्जा है। ऊर्जा यानी जिसमें होने से इकाई क्रियाशील है। नहीं
ठीक, देखो कोई भी, ये तो हम पहचानते हैं कि कोई भी क्रिया करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, ये ठीक है। जैसे शरीर को भोजन मिलने से शरीर में क्रिया हम करते हैं, और जब वो कम होता है तो हम वापस खाते हैं और उसको रिप्लेनिश करते हैं, ठीक। अब ये हुआ आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी बात। अभी इसको देखते हैं कि ये जो शरीर है वो परमाणुओं से बना हुआ है, फाइनली तो एटम ही है, एटम से प्राण कोशा बना है, सेल्स बने हैं। ये जो एटम है वो भी तो हमेशा क्रिया कर रहे हैं, उसमें स्पिनिंग मोशन है, उसमें रोटेटरी मोशन है, वो कैसे हुआ? वहां पे ऊर्जा कहां से आई? वही स्थायी ऊर्जा जो है वही है। स्पेस ही ऊर्जा है। हाँ हाँ, जीवन की क्रियाओं को सोर्स नहीं लगता है, कहाँ लगता है? लगता है विचार करने के लिए, आप विचार करने के लिए जो क्षमता है हमेशा बनी है, उसके लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है। परमाणु में जो क्रिया हो रही है उसमें कोई आवश्यकता नहीं। ये जो रचना है उसको बनाए रखने के अर्थ में फिर हम ऊर्जा देखते हैं। ये शरीर एक रचना है, उसको बनाए रखने के अर्थ में हम बाकी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। पर परमाणु है, जीवन है, उसमें जो क्रियाएं निरंतर हो रही है उसको तो कोई आवश्यकता नहीं। जो विचारों की थकान है ना, हम एक तो बोलते हैं कि शरीर थका, एक हम कह के आज थक गए हैं। कैसे थके? विचार करके। विचार करके थक गए, अब मुझे नहीं सोचना है, थोड़ा आराम करना है। मतलब वो हम कर क्या रहे हैं उसमें कि जो हमारे जीवन में तालमेल है वो बिगड़ गया है, हमारी इच्छा के अनुरूप विचार नहीं हो रहा है, या विचार के अनुरूप इच्छाएं नहीं हो रही, या उसके अनुरूप मन नहीं हो रहा है। तो ये जो द्वंद है उसी को हम कह रहे हैं कि थकान हो गई, मानसिक थकान हो गई। बेसिकली वो द्वंद का जो प्रभाव ब्रेन पे पड़ा उसकी थकान। थक कौन गया है? ब्रेन थक गया है। जीवन में तो फिर भी विचार चल ही रहे हैं या हम चाहते हैं कि वो विचार नहीं, दूसरा कोई विचार करे, अभी उस पर बात नहीं करनी। तो विचार कभी खत्म नहीं होता, और जो गोली खा के हम जो भी करते हैं उससे नींद आती है, तो उससे ब्रेन जो है वही शांत होती है। ब्रेन को ही शांत करने के लिए किया जाता है जो भी हम करते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, सभी ठीक है। चाय पी के शरीर को एनर्जी देके फिर से बात करते हैं। विचार भी करो, कोई भी मुद्दा है जो स्पष्ट नहीं है उस पर फिर से बात करेंगे चाय के बाद।